वो बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी आती है ना, तो मुन्नी आपका क्या कर रही होती है, जब मुन्नी अपने घर वापस जा रही होती है ना, एंड में जब सलमान खान उसको घर छोड़कर आता है, तो घर पे क्या होता है, पर अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कर वो एग्रीकल्चर में ना रहकर कहां पर जा रहे हैं और दूसरे सेक्टर में काम करने जाते हैं। जो नई युवा जनरेशन है गांव के अंदर, वो बाहर निकलना चाहती है, वो गांव में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उस लेवल पर। सीपीआर तुम्हारे पेपर में आपका कभी कभी दिख जाता है, या तो 1 नंबर का कभी पूछ लेगा तुमसे, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया मुझसे कि साउथ वेस्ट मानसून उसे नहीं पता है, तो कुटाई करूंगा बहुत भयंकर। तो ये जो इलाके हो गए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन इलाकों को अपन क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है। ऐसा ना हो कि लैंड ही खत्म हो जाए। रेट ऑफ इंक्रीज आपको निकालने को पूछा जाए तो तुम कैसे निकालोगे? ज्योग्राफी वाले आ गए ओए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन के अंदर, जहां पर एक नया अध्याय, नया सेशन और नया चैप्टर तुम्हारे लिए मैं लेकर आ गया हूं। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है और ये लंबा चैप्टर भी है, लेंदी भी है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जैसे अभी तक तुम करते हुए आ रहे हो, सिर्फ एक पेपर कॉपी ले लो, ठीक है भाई साहब, और उसमें लिखते चलो, और बढ़िया आपका जो है तुम्हारी जिंदगी मक्खन चलेगी। और ये क्वेश्चंस जो भी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये तुम्हारे बोर्ड्स तक में काम आने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंदी बट विल रॉक, एंड अंत तक तुम मेरे साथ बने रहना, हम इसमें कहर मचा कर रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पहला पॉइंट पर। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाए, ज्योग्राफी इज लव। ठीक है, अब चलो सबसे पहले सर हमारे पास डिपार्टमेंट के हिसाब से देखते हैं कि जमीन जैसे लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, देखो 3 शब्द बोले हैं उसने, तो देखो 3 शब्दों को समझने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको। ठीक है, क्या लगेगा? टेम लगेगा, टेम। ठीक है, अब टेम कैसे लगाओगे, देखो जरा ध्यान से देख लो। पहले मैं आपका क्या कर देता हूं, पहले मैं लाइनें खींच लेता हूं, जैसे बचपन में लाइनें खींचते थे ना तुम, ये वाली, ये पतली है, मोटी चाहिए मुझे। ठीक है, हाँ मोटी वाली, मोटी अरे मतलब लाइन, कम वक्त तो तुम क्या क्या सोच लेते हो भगवान जाने। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, अब क्या चाहिए मुझे, एक और लाइन आपका जो है मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, ये आ गई आपके पास जो है एक और लाइन। ठीक है भाई साहब, अब मैंने क्या लिख दिया, मैंने एक शब्द लिख दिया लैंड, एक शब्द लिख दिया आपके पास रिसोर्स, और एक शब्द लिख दिया आपके पास मैंने एग्रीकल्चर। ठीक है सर, ये 3 बातें आपके पास आई हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से, है ना। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लैंड की तरफ। लैंड मतलब जमीन का वो हिस्सा। अब जमीन जब तुम आप देखते हो तो जमीन कई तरीके की हो सकती है। एक तो जमीन होती है जो तुम बचपन से देखते आ रहे हो नाना नानी के यहाँ, जिस पर लोग खेती कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक जमीन होती है जो बिल्कुल बंजर जमीन होती है, जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां पर बंजर जमीन एकदम देखने को मिल जाती है। एक जमीन होती है वो वाली जिससे हमारे दादा परदादा ने हाईवे पे से जैसे ही निकली, मोटा पैसा, मोटी बात, मोटा पैसा, है ना। और भैया फिर वो क्या हुआ, जमीन निकल गई उधर से। अब वो जमीन निकल गई तो फिर क्या हो गया, माला माल, अमीरी अमीरी, और भाई साहब इतना पैसा कि गिन ही नहीं पा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की जमीन हमारे पास होती है। अच्छा, इसमें एक सीपीआर लैंड भी होता है जो हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम से होता है, जो कि किसी पंचायत की जमीन होती है या फिर किसी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जमीन होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो गांव के मतलब ऐसा तदवा है, ऐसे आपका लोग हैं जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है या बहुत कम ज़मीन है, वो इस लैंड का फ़ायदा उठाकर अपने लिए फॉडर कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपका सामान लेकर जा सकते हैं। तो ऐसी लैंड आपका आती है। फिर आते हैं हम रिसोर्सेज की तरफ। अब देखो रिसोर्सेज में वैसे तो तुम्हारे पास मिनरल्स आ सकते हैं, माइनिंग आ सकती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये रिसोर्सेज भी तुम्हें आपका देखने को मिलते हैं। इन रिसोर्सेज को जरा थोड़ा सा आपका ध्यान से देखना। और फिर उसके अलावा एक चलेंगे हम कहां पर, एक चलेंगे हम एग्रीकल्चर की तरफ। तो एग्रीकल्चर लैंड पर जब तुम जाते हो, तो जरा ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर बेसिकली, इसमें बहुत अलग अलग टर्म यूज करूंगा मैं। नेट सोन एरिया क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये सारे हम आपका क्या देखेंगे, इसी एग्रीकल्चर लैंड की तरफ देखेंगे। कितने लोग आपका खेती में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कैसे हम आपका उनको लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपका तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर पता लगने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले तुम ये देखो कि
अगर तुमसे बात की जाए कि लैंड यूज रिकॉर्ड, तो इसको डिपार्टमेंट एक आता है, 1 नंबर का एमसीक्यू यहां से बन सकता है। जब तुम क्या करोगे, जब तुम अपने हाफ ईयरली में बैठोगे, यूनिट टेस्ट में बैठोगे, या फिर फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आपका ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या एमसीक्यू बनेगा यहां से? एमसीक्यू ऐसा बनेगा कि सर जितनी भी हमारे देश की लैंड है, उस लैंड को मेंटेन करने का ठेका किसने लिया है? तो इसका डिपार्टमेंट का नाम है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया सर, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या है? लैंड यूज कैटेगरी एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया। अब ये रिपोर्टिंग एरिया क्या है? जिसको हम हर साल क्या करते हैं, हर साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को, इनको सबको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि हमारी कितनी आपका लैंड एडिशनल हो रही है, कितनी कम हो रही है। द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट इन इंडिया। अब ये सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, जैसे ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाकर। सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली आपका ऐसा काम करता है, जैसे पहले, बहुत पहले से आपका सर्वे चला हुआ आ रहा है, और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं, देश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम जानवरों को देखते हैं, फॉरेस्ट एरिया को देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को देखते हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये बेसिकली हमारी लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर आपका कितनी लैंड बढ़ी है, कितनी कम हुई है, वो सारी बातें बताता है, और एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से किया जाएगा वो इसी सर्वे में हम आपका दिखाते हुए। आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले तुम्हारे पास शब्द आएगा कि लैंड यूज कैटेगरी एज मेंटेन्ड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। अब ये क्या है? ये एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये क्या काम करता है? ये भारत के जितने भी अलग अलग लैंड के टाइप्स हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन तो कर ही रहा है, साथ साथ में ये क्या करता है, अलग अलग कैटेगरी में आपका लैंड को डिवाइड करता है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर इसके लैंड के हिसाब से मैं बात करूं तुमसे, तो टोटल 9 पार्ट्स में क्या कर रखा है, टोटल 9 पार्ट्स में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कितने पार्ट्स में कर रखा है? 9 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिया रखा है। जैसे पहले पार्ट को क्या कहते हैं, तो पहले पार्ट को फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट के बाद दूसरा क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। तीसरा क्या है, बैरन एंड वेस्टलैंड। चौथा क्या है, एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। फिर आता है एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। फिर हम चलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड की तरफ। फिर आता है करंट फेलो। करंट फेलो के बाद आता है फेलो अदर देन करंट फेलो और नेट सोन एरिया। सवाल ये उठा कि सर आपने इतने नाम बता दिए, क्या ये मुझे याद रहेंगे? तो याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, डिफाइन, क्या पूछेगा, डिफाइन। डिफाइन डिफाइन क्या करेगा, डिफाइन लैंड यूज कैटेगरी, लैंड यूज कैटेगरी, लैंड यूज कैटेगरी, और लैंड यूज कैटेगरी के टोटल 5 पार्ट्स को वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखाएगा। कितना पार्ट को दिखाएगा? तो 5 पार्ट को आपका डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखाएगा। उन 5 पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, तो उनको हम समझेंगे, ठीक है। पर अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक एक कर आपका जो है बेसिकली इनको दिखाता हुआ चल रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो लैंड है उसको कहते हैं फॉरेस्ट लैंड। सबसे पहला लैंड है उसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट लैंड। It is important to note that area under actual forest cover is different from area classified as forest। अब देखो 2 तरीके से बात हो सकती है। एक हो सकता है कि जैसे तुमने क्या किया, तुमने मान लो आपका जो है, तुम्हारी अभी आपका दोस्ती हुई किसी से, ठीक है, नई नई दोस्ती हुई है। तो अब ये नई नई दोस्ती क्या होती है, बिल्कुल एकदम आपका ऐसी होती है कि बिल्कुल चकाचौंध वाली, ठीक है। एक तुम्हारा पुराना दोस्त है, एक कौन है, पुराना दोस्त है जो तुम्हारे साथ बचपन से रह रहा है, कौन सी, 5वीं क्लास से, ठीक है भाई साहब। अब ये 5वीं क्लास से आपका तुम्हारे साथ रह रहा है, तो जैसी तुम्हारी जो नई दोस्ती हुई, अब ये नई दोस्ती आपको एक लड़के से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है। मान लो तुमने उसे जाकर पुराने दोस्त को बताया, यार वो दिखता तो बहुत बढ़िया है यार, मुझे दिखती भी बहुत अच्छी है ना, और आजकल तो मेरे लिए खाना भी लेकर आती है, और फिर आपका ऐसा भी होता है कि हम बातचीत कर लेते हैं, तो फिर ये सारी बातें चल रही हैं। तो तुम्हारे दोस्त ने जैसी तुम्हारी पुरानी बिल्कुल एकदम लिट्ठे चौके खुने, तो एक तो वो हंस दिया हे, और दूसरी बात उसने क्या किया, इसका भी कटेगा, ठीक है। अब भैया ये कटने कुटने की बातें आपका क्या है कि जो तुम हो उससे तुम ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हो, तो एक्चुअल जो जमीन है या एक्चुअल जो इंसान है उससे तुमने उसको ज्यादा एग्जेग्रेट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ऐसे ही हमारे पास जो एक्चुअल फॉरेस्ट होता है, एक्चुअल फॉरेस्ट कवर बेसिकली हमारा अलग होता है, जो कि एक्चुअली में एरिया क्लासिफाइड कर रखा है फॉरेस्ट के अंदर। द लेटर इज दैट द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डीमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमारी जो सरकार है, सरकार क्या करती है, डीमार्केटेशन करती हुई चलती है कि ये इलाका आपका जंगल के अंदर, ये वाला इलाका जंगल के अंदर, यहां से जंगल के अंदर, तो ये सारे आपका पार्ट आते हैं।
एंड लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन, दस देयर मे बी एन इंक्रीज इन द कैटेगरी विदाउट एनी इंक्रीज इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे हम आपका इसको देखेंगे तो ये इंक्रीज इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि क्या बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अच्छा, इसके लिए ना अभी जैसे अब तुम करंट अफेयर्स या फिर आगे जाकर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें एक रिपोर्ट आती है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट। ठीक है, और ये फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रखी होती है। इसमें तो तुम्हारे आपका जो है जितने भी लैंड रिफॉर्म्स होंगे, जितने भी आपका ये अलग अलग टाइप है, फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा, परसेंटेज के हिसाब से कितना बड़ा है, एरिया के हिसाब से कितना बड़ा है, मैनग्रोव्स में कितने बड़े हैं, तो ये फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट सारी चीज़ों को कवर करती है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन तुम्हारे आगे तक बाकी जो तुम एग्जाम वगैरह दोगे उनमें भी आप आते रहे हैं और आते रहेंगे, मैं इनफैक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो एक्चुअली में डिमार्केटेशन की है गवर्नमेंट ने उससे बहुत अलग है, जो कि एक्चुअली में हमें आपका दिखा रखा होता है। दूसरे लैंड की तरफ चलते हैं, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। देखो जैसे ही उसने नॉन एग्रीकल्चर यूज की बात की है तो तुम्हारे दिमाग की आपका घंटी बजी पटैक, और घंटी में आपका क्या बजा, घंटी में आपका ये बजा कि भाई साहब ऐसी जमीन जिस पे आपका खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो खेती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो उस पर हो सकता है कि हम रोड बना दें, उस पर हो सकता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, हो सकता है कि उस पर कल को पेट्रोल पंप लगा दें, जमीन निकल गई तुम्हारे आपका हाईवे वाली। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जितनी भी लैंड है तो ये एक्चुअली में सेटलमेंट होता है या तो अर्बन इलाके में या रूरल इलाके में, दोनों में हो सकती है। इस पर क्या डेवलप किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, रोड बना सकती है सरकार, कैनाल्स बना सकती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, राजस्थान से आपका निकलता हो जाता है, तो उसको समझ सकते हो। इसके अलावा अगर कोई इलाका ऐसा है जहां पर मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो उस मिनरल्स को यूज करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, उन मिनरल्स को यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकती है। मान लो ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर मैंने आपका क्या करा, पनवाड़ी बन गया, अब मैं तो शॉपकीपर पे आपका आ गया हूं। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, ठीक है, मेरा काम है कि भाई साहब शॉप खोल ली है मैंने, ठीक भाई, ध्यान सुनते रहना है ना, तो शॉप ये बन गई है। एंड इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी एंड एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अगर मान लो तुम किसी भी चीज को प्राइमरी सेक्टर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर तुम उसको प्राइमरी सेक्टर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये मान लिया, तो अब इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। कहां पर किया जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। और सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में जब इसका इस्तेमाल होगा तो तुम्हें बिल्कुल एकदम मजा सा देखने को मिलेगा और बिल्कुल लाइव झींगा लगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हुआ, अब एक दुकान है मेरी, ठीक है, जैसे मैं सड़क आपका निकाल देता हूँ, दुकान पे आपका जो है देखने को मिलता है मुझे, ठीक है, मैं कभी कभी आपका पकौड़े भी तलता हूँ, मेरे पास एक दुकान है अभिषेक पकौड़ा लिमिटेड, एपीएल दुकान है मेरी। ठीक है, तो एपीएल भाई साहब क्या करते हैं, एपीएल क्यों बनाई मैंने, क्योंकि भैया अब जो मेरे पास एग्रीकल्चर की ज़मीन थी, ये एग्रीकल्चर की ज़मीन आपका खत्म हो गई है, तो मैंने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। पकौड़े तले तो भाई साहब 2-4 आदमी को मैंने और बुला लिया, जितने भी आपका जो है बिल्कुल जैसे मेरे वाले आपका तरीके बेरोजगार घूम रहे थे, मैंने सबको बुला लिया। मैं कहा तुम आपका क्या करो, एक आदमी मिर्च काट रहा है, एक आदमी आपका जो है प्याज काट रहा है, एक आलू काट रहा है, फिर बर्तन धोने के लिए भी रख लिया। तो क्या हो गया, ये एक कम्युनिटी हो गई। तो शॉप मेरी, आपका शॉप का नाम तुम्हें पता है एपीएल है ना, और मोदी जी कहते ही हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है, तो अभिषेक पकौड़ा लिमिटेड। ठीक है, दुकान का नाम याद रखेंगे सभी। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज वुड लीड टू एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज। तो एक क्या हो गया, अब ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जब जा रहे हैं तो इनका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इंक्रीमेंट से याद आया भाई साहब, पैसे की बात नहीं है ये, हाँ जमीन की बात हो रही है, और जमीन जो निकल के जा रही है, जमीन से मतलब आपका क्या हो रहा है भाई साहब, जमीन से पैसा आ रहा है, हाँ पैसा देखना। ठीक है, फिर एक जमीन और आ गई, एक जमीन आ गई बैरन। जैसे ही बोला बंजर तो मुझे अभिषेक की याद आई। कौन से वाले अभिषेक की, जो भाई साहब हमारे पास बैठे हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है, बस चैटे करते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चैटे चल रही हैं भगवान जाने। ठीक है, तो तब देखो, तो बैरन एंड वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड क्या है, बिल्कुल आपका जो है बंजर जमीन। ठीक है, कुछ मिल ही नहीं रहा इस पे। द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्टलैंड सच एज बैरन हिली टेरेन। बैरन हिली टेरेन का क्या मतलब है, बैरन हिली टेरेन का मतलब होता है कि ऐसी बंजर जमीन जो कि आपका टीले हैं छोटे छोटे, पर वहां पर आपका खेती नहीं हो पा रही है किसी केस में। और डेजर्ट लैंड, डेजर्ट लैंड कहां पर देखने को मिलेगा, तो इसको मरुस्थली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मरुस्थली, डेजर्ट वाला इलाका। अगर तुम राजस्थान का ये वाला इलाका देखोगे, मान लो इधर है वेस्टर्न पार्ट, तो हमेशा जो मतलब पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेगिस्तान बनेंगे पूरे वर्ल्ड में,
वो हमेशा वेस्टर्न पार्ट पे बनते हुए दिखाई देंगे, पश्चिमी वाले भाग में। सिर्फ भारत की बात नहीं है, तुम चाहे कोई भी आपका उठाकर देख लो, आटाकामा डेजर्ट देख लो, थार डेजर्ट देख लो, फिर चाहे तुम आपका जो है कोई भी और डेजर्ट उठाकर देख लो, गोबी डेजर्ट देख लो, सब ज्यादातर आपका किधर बनेंगे, तो सब ज्यादातर आपका जो है वेस्टर्न पार्ट पे देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद रेवाइंस, ये नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अब देखो कई जगह ऐसी हैं, जैसे इजराइल वगैरह हो गया, तो इजराइल वगैरह क्या है, इजराइल वगैरह अपनी ज़मीन को इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत आले दर्जे की आपका टेक्निक है। हमारे पास उस लेवल की टेक्निक है ही नहीं, तो अगर हमारे पास टेक्निक नहीं है तो हम उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक को इस्तेमाल कर उसको यूज़ कर रहे हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आया। अब आते हैं नेक्स्ट आपका लाइन पर, जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तुम देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे तुम कभी कभी देखते हो, जैसे तुम्हारी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, या फिर वो बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी आती है ना, तो मुन्नी आपका क्या कर रही होती है, जब मुन्नी अपने घर वापस जा रही होती है ना, एंड में जब सलमान खान उसको घर छोड़कर आता है, तो घर पे क्या होता है, घर पर आपका देखोगे तुम कि वो एकदम उसके घर के सामने एकदम लैंड होगा पूरा जबरदस्त वाला, और उस पर भेड़े भेड़े दिखाई दे रही होंगी, तो वो भेड़ों के लिए क्या होती है, चरने के लिए जमीन होती है। तो ऐसी जो लैंड होती है, जिसको परमानेंटली हमने किसके लिए डाल दिया है, ग्रेजिंग लैंड के लिए, क्योंकि वहां की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो या तो परमानेंट पेस्चर के ऊपर डिपेंड है या ग्रेजिंग लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज ओन्ड बाय द विलेजेस, या आपका विलेज पंचायत के द्वारा होल्ड की जाती है। तो जैसे मान लो अब एक विलेज पंचायत है, अब कई जैसे हिमाचल में जाओगे, जम्मू कश्मीर में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर अगर 12-13 घर हैं तो वो 12-13 घर को उन्होंने एक गांव घोषित कर दिया है। कई जगह ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलेशन भी है, पर कई कई जगह छोटी भी आपका लैंड है। तो अब वो जो लैंड पर्टिकुलरली आपका रखी गई है वो किसके अंदर आ रही है, विलेज पंचायत के अंदर। और जो विलेज पंचायत के अंदर आ रही है तो गवर्नमेंट उसको आपका क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। क्यों? क्योंकि अगर इस जमीन को आपका सब प्राइवेट कर देंगे तो लोग उस पर आकर फार्म हाउस बना लेंगे, लोग उस पर जाकर आपका कब्जा कर लेंगे, फिर उस लैंड को आपका खत्म कर कुछ और इस्तेमाल में ले लेंगे। पर हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि इस जमीन की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर शीप्स वगैरह आपका रेयरिंग करते हैं, और शीप्स रेयरिंग से क्या होता है, ऊन बनाए जाते हैं। उस इलाके में आपका जो है तुम देखते हो तो बहुत अच्छी अच्छी ऊन वगैरह की फैसिलिटीज आती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये द लैंड ओन्ड बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अभी आगे जाकर पढ़ाऊंगा सीपीआर क्या होता है इसी चैप्टर के अंदर। ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हमेशा ज्यादातर या तो एक कम्युनिटी होल्ड करती हुई मिलेगी तुमको, कोई पर्टिकुलर गांव में कम्युनिटी होगी, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इसको विलेज पंचायत होल्ड करती हुई तुम्हें दिखाई देगी। हमेशा याद रखना इस बात को, विलेज पंचायत तुम्हें पता है ना क्या होता है, कि बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम भाई साहब खतरनाक कंडीशन में हो कि विलेज पंचायत पता ही नहीं है। ठीक है। एरिया अंडर मिसलीनियस ट्रीज क्रॉप एंड क्रॉप्स। अब ये कौन से इलाका है, ये वो इलाका है जिसको हम नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेट सोन एरिया कौन सी जमीन है, जिस पर हम बुआई करते हैं। जैसे धान देखोगे तुम, तो जहां पर आपका तुम क्या कर सकते हो, रो भी कर सकते हो, सोइंग कर सकते हो। ये वो जमीन को छोड़कर बाकी जो जमीन का इलाका है, ये मिसलीनियस ट्रीज इसमें लगा सकते हैं, ग्रुप्स के अंदर आपका लेकर आ सकते हैं, ऑर्चर्ड्स लेकर आ सकते हो। तो ये लैंड क्या होती है, इसमें ऑर्चर्ड्स होते हैं। अब ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं, बगीचे। जैसे तुम जाओगे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर तुम्हें बड़े बड़े बगीचे दिखाई देंगे, किसके, सेब के। उत्तराखंड में भी दिखाई देते हैं। तो अब क्या होगा, ये ऑर्चर्ड्स या फ्रूट ट्रीज क्या होते हैं, ये इसी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो मेंटेन कर रहे हैं हम ऑर्चर्ड्स को, वो किस कैटेगरी के अंदर है, वो मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स के अंदर आते हैं। एंड इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड। क्योंकि भाई किसी का बगीचा है तो बगीचा तो मैं ही करूंगा। अब जैसे मेरे यहाँ पर आपका भाई साहब आम का बगीचा है, तो वो आम का बगीचा किसका है, वो मेरा है। अब मैं आम के बगीचे को काट दूंगा तो हो सकता है अगले साल को मुझे आम बाजार में से खरीद के खाने पड़े, तो मैं क्यों काटूंगा, मैं गधा थोड़ी हूं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड की तरफ। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, एनी लैंड, इसको बहुत दिमाग से समझिएगा, सबसे कंफ्यूजन ज्यादा यहीं पर होती है। ये ऑल्दो तुम पढ़कर आए हो तुम, पुरानी पाप जो है तुम्हारे, वो तुम यहां पर आपका तुम्हें खत्म करने हैं। एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो, फेलो का क्या मतलब होता है, अनकल्टिवेटेड, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। एनी लैंड विच इज लेफ्ट फेलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर। यह शब्द याद रखना, कितने साल के लिए, 5 साल से ज्यादा के लिए अगर मैंने किसी जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया है और मैं उस पर किसी भी तरीके से कोई खेती नहीं कर रहा हूं, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आ जाएगी। इट कैन बी ब्रॉड अंडर कल्टीवेशन आफ्टर इंप्रूविंग
थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस। अब इसमें मैं खाद डाल दूं या फिर इसको जमीन को बहुत दिनों के लिए छोड़ दूं, तो उससे क्या होगा, उससे मैं चीजों को धीरे धीरे कर कर आपका सही कर कर इस लैंड को दोबारा से एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आ सकता हूं। पर अभी मैं आपका इसको एग्रीकल्चर के अंदर नहीं रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 5-5 साल के, ये 5 से ज्यादा साल के लिए इसको छोड़ दिया है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गई? कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर। फिर आते हैं करंट फैलो की तरफ। इस जमीन में क्या होता है, करंट फैलो में लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। अब ये देखो, 1 साल या 1 साल से कम, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने या 6 महीने, 7 महीने क्यों छोड़ते हैं? इसको इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से रिगेन कर ले और हम इस पे दोबारा से अच्छे तरीके से खेती कर सके। क्योंकि जिस हिसाब से हम आजकल यूरिया फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लैंड के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी कमी होने लग गई है और इनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सा गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको आपका जो है बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर और लेस देन उसके अंदर आपको छोड़ दिया है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको करंट फैलो की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। फैलोइंग इज अ कल्चरेबल प्रैक्टिस एडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। क्यों दे रहे हैं रेस्ट उसको? ताकि वो आपका आराम कर सके। एंड द लैंड रीऑक्यूपाइज द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, अब बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होंगे तो उनको हम समझ लेंगे। फैलो अदर देन करंट फैलो। फैलो अदर देन करंट फैलो क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। अब देखो, 1 साल से तो ज्यादा, मोर देन 1 ईयर लिख दिया मैंने यहां पर, मोर देन 1 ईयर। अब मोर देन 1 ईयर मैंने लिख दिया बट लेस देन 5 ईयर, बट लेस देन 5 ईयर। तो 5 साल से कम और 1 साल से ज्यादा हम जमीन को छोड़ रहे हैं ताकि वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। एंड इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? तो वो फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आ जाएगी। और लास्ट जो जमीन है उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। The physical extent of a land on which crops are sown and harvested is known as net sown area। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है। तो ऐसी जमीन, फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड विच क्रॉप्स आर सोन, जिस पर हम धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नेट सोन एरिया की कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लैंड यूज रीजन के अंदर, पर उससे पहले तुम इतना लिख लो, इतनी चीजें आपका समझ लो ताकि तुम्हें आपका इतनी बातें समझ में आ जाए। तो इतनी बात तुमने अगर लिख ली है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। ठीक है, अब लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया को अगर मैं समझता हूं, लैंड यूज चेंजेस के हिसाब से अगर मैं चलूंगा, तो सबसे पहले क्या कहता है कि लैंड यूज जो रीजन है हमारे पास, वो बटा हुआ है बहुत लार्ज एक्सटेंट पर। अब ये लार्ज एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, इस बात को समझाऊंगा जरा मैं। अगर तुम देखोगे तो हमारे पास जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज को जानते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे तो इसी चैप्टर में सबसे पहले जिसमें लैंड की बात की हुई है, ये प्राइमरी सेक्टर से बातचीत है। तो प्राइमरी सेक्टर हमें किस चीज से बात करता है? तो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स पे आप जाएंगे तो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स पे आप देख सकते हैं कि हाँ, ये सारी बात आपके पास देखने को मिलेगी। अब वो कह रहा है कि ऐसी चीजें जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, तो उनमें 3 टाइप ऑफ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 3 तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे विच इफेक्ट्स लैंड यूजेस। कितने तरीके के लैंड यूज को क्या कर रहा है, ये इंपैक्ट कर रहा है। जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले लैंड साइज को क्या इंपैक्ट करता है या लैंड को क्या इंपैक्ट करता है? द साइज ऑफ द इकोनॉमी ग्रोज ओवर द टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो क्या बात हुआ इस बात का, द साइज ऑफ द इकोनॉमी ग्रोज, इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है ओवर द टाइम एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कैसे 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 कैसे, एक बार समझो। मान लो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, मान लो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा होगा? टैक्सेस भी लोग ज्यादा दे रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़े ना बढ़े ये तो कंडीशन आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं लोग कोई ना कोई आपका काम तो कर ही रहे होंगे। कई लोग बिजनेस में भी उतर रहे होंगे तो उनको क्या करना पड़ रहा होगा? टैक्सेस वगैरह देखने पड़ रहे होंगे। फिर कुछ जो आपका जिनको नई नौकरियां मिल रही होंगी, अब सरकार नई नौकरियां निकाल रही है तो वो टर्शरी सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। फिर उनके पास एक स्लैब्स हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये इकोनॉमी में आपका बूस्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमी का साइज भी बढ़ रहा है। चेंजेस इन इनकम लेवल। अब चेंजेस इन इनकम लेवल कैसे? मान लो पहले मैं क्या करता था, पहले मेरी तनख्वाह आपका 50,000 रुपये थी और कल को भैया आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए कि अंधा पैसा मिलने लग जा भाई साहब, अब मालिक आपका मेहरबान हो गए, मालिक ने जैसे ही आपका ऐसा बोला कि कल से अभिषेक सर आपकी तनख्वाह हो चुकी है 2 लाख रुपए महीना,
ओ हो, भाई साहब 2 लाख में खुश हो गए हो आप तो? नहीं नहीं, खुश तो नहीं हूँ। देखो खुश तो आदमी करोड़पति भी हो जाएगा तो भी आपका क्या खुश होऊंगा, पर फिर 2 लाख में चलो ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात कह दी तो इसके हिसाब से कितना हो गया भाई साहब? 24 लाख रुपए हो गया ये तो साल का। अब अगर 24 लाख रुपए हो गया तो इसका क्या मतलब है? जैसे ही इतनी इनकम आएगी एकदम पीछे से आपका निर्बलताई आएगी, ला 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 ला, और निर्बलताई क्या कहेगी? पांडे जी सुनो इधर आओ बेटा। मैं कहा क्या चाहिए बेटा? पैसा। मैं कहा किस बात का ताई? ये जो तुम कमा रहे हो ये तो हमको देना है, तो मैं कमा रहा हूं तो तुम्हें क्यों दूं? देना पड़ेगा। हम सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है, तुम जो कमा रहे हो, हम कैसे चलेंगे? हमारी जेब में पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आपकी इनकम लेवल चेंज होती है तो उसके साथ साथ आपका क्या हो जाता है? उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली इकोनॉमी भी चेंज होती है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएट फैक्टर। अब जो हमारे पास आपका अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो फिर उससे आपका जो है और सारे इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ते जाएंगे। As a result, the pressure on the land will increase with the time and marginal land would come under use। अब देखो बहुत दिमाग से सुनना इस बात को। ऐसा होता है कि अगर मान लो पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, अगर पॉपुलेशन आपकी बढ़ती हुई जा रही है, इंक्रीज कर रही है सर, मान लिया आपकी बात, चलो कर रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? जो हमारे पास लैंड है, ये सिकुड़ जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि भाई अब लोगों के पास आपका क्या आ गया है? लोग हो गए हैं लालची। मैं भी हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब एक घर में काम नहीं चल रहा है, 4 प्रॉपर्टी चाहिए। ये खेत भी मेरा है, ये खेत भी मेरा है, इस पे घर बना दो, एक घर मेरा यहां होना चाहिए। तो भाई साहब इससे क्या हो रहा है? इससे जो एक्चुअल में लैंड थी वो लैंड क्या हो गई? लैंड अब सिकुड़ गई। अब लैंड सिकुड़ गई तो इसके बाद क्या हुआ? पहले ऐसी जमीन जो कि मार्जिनल लैंड हुआ करती थी या फिर आपका जिस पे कोई काम ही नहीं करता था या कुछ नहीं करता था, अब इस लैंड को भी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो होगा क्या? पहले 1 एकड़ लैंड पर आपका कितने लोग खा रहे थे? 100 लोग। अब 1 एकड़ लैंड पर आपका खाएंगे 400 लोग। तो लैंड के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? प्रेशर बढ़ेगा भाई साहब, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए यही बात कहते हैं कि जो प्रेशर बढ़ेगा उसके लिए हमें जो बाकी बची हुई लैंड है उसको यूज में लेना पड़ेगा। यही बात आपकी यहां पर समझा रखी है, इस बात को बहुत दिमाग से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी वुड अंडरगो अ चेंज ओवर द टाइम। बिल्कुल सही बात है। इन अदर वर्ड्स, अब 2 सेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? देखो अब क्या हो रहा है, पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में आपका हम ये देखते थे कि ज़्यादातर लोग आपका किस में काम करते थे? पहले लोग आपका गांव में ही रहते थे, ज़्यादातर शहरों की तरफ आना नहीं चाहते थे। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जो शहरों की तरफ थे उनका बढ़िया था, जो नहीं थे आपका वो ठीक है, अपने हिसाब से आपका चल रही है ज़िंदगी। गाँव में बढ़िया दूध दही का खाना, ठीक है, अपने हिसाब से आपका चल रही है। अब लोगों को क्या हो गया है? मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी चॉइस है भाई, पढ़ना भी चाहिए। मैं आपका अच्छे से रहूं, मेरी आपका बीवी बच्चे अच्छे से रहें, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा हो, मेरे पास आपका क्या होना चाहिए? मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए। तो अब इतनी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से तो पूरी नहीं हो सकती, और वो भी तब जब तुम बहुत बड़े फार्मर नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसी भी कोई आपका ज़मीन जायदाद नहीं है कि भाई तुमने आपका 1 एकड़ लैंड बेच दी और तुम्हारे पास आपका जो है सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब जिसके पास आपका ज़मीन ही 4-5 बीघे है तो फिर वो तो भाई साहब आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब 4-5 बीघे की कीमत आज तो बहुत ज़्यादा है, पर क्या हम ज़मीन बेचना चाहते हैं? फिर वो पुश्तैनी इमोशनल मूवमेंट आ जाते हैं बहुत सारे। तो इसलिए क्या होता है, अब लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। लोग फैक्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कोई फैक्ट्री में आपका जाकर फैक्ट्री अपनी लगा ले रहा है, गाँव में आपका बहुत सारे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सर्विसेज सेक्टर में भी आपका इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो टर्शरी सेक्टर भी आपका इंप्रूव होता हो जा रहा है। अब टर्शरी इंप्रूव हो रहा है तो टर्शरी से क्या हो रहा है? टर्शरी से और ज्यादा चीजें आपकी अच्छी हो रही हैं। तो यहां पर क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर तो आपका पीछे रह गया, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये आज के ज़माने में जो तुम देख रहे हो तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और हमारे जैसे और भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगे जहां पर ये चेंज देखने को मिल रहा होगा। कैसा शिफ्ट? एग्रीकल्चर या एग्रेरियन सोसाइटी से, एग्रेरियन इकोनॉमी से हम कहां पर जा रहे हैं? अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया।
दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूज टू द नॉन एग्रीकल्चर यूज। अब भाई साहब अभी तक जो एग्रीकल्चर की जमीन थी, अब मुझे एग्रीकल्चर से उतना पैसा मिल नहीं रहा है, तो मैंने इस पे क्या बनवा दिया, मैंने इस पे पेट्रोल पंप बनवा दिया, इस पे ज्यादा पैसा आ रहा। या मैंने इस पे क्या कर दिया, मैंने इस पे एक घर बनवा दिया, हाउस बनवा दिया, इसको किराए पर उठा दिया। अब किराए पर उठाने के बाद मेरे किराएदार आपका ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो मेरे तो आपका मजे इससे है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एकदम आपका शिफ्ट देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर सोसाइटी अब नॉन एग्रीकल्चर यूज की तरफ जा रही है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूसेस ओवर टाइम, द प्रेशर ऑन द लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब वो कह रहा है कि कुछ ऐसे रीजन भी हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिनकी वजह से कंटिन्यूड प्रेशर आपका बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। क्या क्या है, ध्यान सुनिएगा। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइन। पहले अगर हम आजादी के पहले की बात करें तो अगर आप देखोगे तो 80% के आसपास, 80%, वैसे ये बोला जाता है 70% के ऊपर जो थी, अब मैं 70% तो छोड़ दो, तो 80% से ऊपर की जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर में होती थी। हमारे घर में जो आपका नॉर्मल लोग होते थे वो उनके फैमिली मेंबर्स और बाकी सारे लोग आपका कहां पर जाते थे, एग्रीकल्चर में इंगेज रहते थे। पर अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कर वो एग्रीकल्चर में ना रहकर कहां पर जा रहे हैं, और दूसरे सेक्टर में काम करने चाहते हैं। जो नई युवा जनरेशन है गांव के अंदर, वो बाहर निकलना चाहती है, वो गांव में नहीं रहना चाहती क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उस लेवल पर। तो इसलिए जब ये सारी चीजें आपकी चल रही होती हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे कर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइन मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन सेक्टर्स शेयर इन द जीडीपी। द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि पहले 1 एकड़ लैंड पर आपका 100 लोग खाते थे, अब 1 एकड़ लैंड पर कितने लोग खाते हैं, 400 लोग। तो जो शेयर है प्रॉपर्ली वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंडिया हैज अंडरगोन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 4 to 5 decades। 4 to 5 decades मतलब 40-50 साल की बात हो रही है। एंड दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड लैंड यूज चेंजेस इन द कंट्री, शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज, करंट फेलो, लैंड नेट एरिया सोन। तो ये एक तुम्हारे आपका जो है किताब के अंदर जहां पर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे उसमें एक बार ग्राफ से तुमको समझा रखा है कि किसका एरिया बढ़ रहा है, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है पिछले 40-50 साल में या नहीं बढ़ा है, नेट सोन एरिया का आपका इलाका बड़ा है कि नहीं बड़ा है, फिर उसके बाद आपका पेस्चर लैंड का बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो ये यहाँ से ना एक आपका केस स्टडी भी आती है पेपर के अंदर, ये केस स्टडी आती है या एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इनमें से कितने का आपका बड़ा है, 5 का बड़ा हुआ है, 4 का कम है। तो ऐसे कर एक क्वेश्चन आपका तुम्हारे पेपर में दिखाई देता है, बोर्ड्स में यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। The rate of increase is the highest in case of area under non-agriculture uses। इस बात का क्या मतलब हुआ, पहले जो एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास ज्यादा थी, अब नॉन एग्रीकल्चर लैंड की आपका जो एक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत में आज आपका बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, घर बढ़ रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा भी है, लोग आपका उस चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो ये एक शिफ्ट आ रहा है। एंड इंक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। आजकल अब तुम जाते हो तो देखो, तुम पहले टूरिज्म इतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं था, जब से इंस्टाग्राम की रील आई है तो लोग आपका ऐसी ऐसी जगह जाने लग गए हैं जहां पे भाई साहब पहले जाते नहीं थे। तो अब अगर उन जगह में पहुंचेंगे तो क्या बढ़ना चाहिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक तुम्हें बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, जब विराट कोहली जी आपका कैंची धाम गए थे, कहां पर गए थे, कैंची धाम। तो कैंची धाम में ऐसा नहीं था कि हम जाते नहीं थे पहले कैंची धाम, या हमें पता नहीं था, पता था कैंची धाम के बारे में, हमें पता था, सबको पता था, मार्क जुकरबर्ग आए हैं, बिल गेट्स आए हैं। पर जब विराट कोहली गए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, अब मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, भगवान तो पहले से प्रसिद्ध है, पर भैया उनके जाने के बाद लोगों ने वहां पर जाना शुरू कर दिया। तो पहले वहां पर 1-2 होटल हुआ करते थे, अब आज देखोगे तो उस इलाके की इकोनॉमी आपका इतनी बूस्ट हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। तो ये भी आपका, चाहे अब रूरल में देख लो चाहे अर्बन में देख लो, तो रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी दोनों में आपका क्या देखने को मिल रहे हैं, दोनों में आपका चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एंड हैज एडेड टू इंक्रीज, दस द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इन इंक्रीजिंग एंड द एक्सपेंस ऑफ वेस्ट लैंड और एग्रीकल्चर इंडिया। अब जो वेस्ट लैंड था वो ऐसे ही पड़ा रहता था पहले, अब वो भी धीरे धीरे कर क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट
as explained before can be accounted for by increase in the demarcated area under the forest. अब देखो rather than actual increase in the forest, अब वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने अगर कोई डीमार्केटेड एरिया को फॉरेस्ट लैंड के अंदर कर रखा है, जैसे एक इलाका आपका जो है बेसिकली डीमार्केटेशन कर दिया कि ये पूरा इलाका आपका किसका है, ये पूरा इलाका फॉरेस्ट का है, ठीक है सर मान लिया। सो इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन्ड बिफोर कैन बी अकाउंटेड फॉर इंक्रीज इन द अब देखो शेयर बढ़ रहा है उसका, एक्चुअल इंक्रीज नहीं हो रही है बात, तो अगर एक्चुअल इंक्रीज नहीं हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका एरिया बढ़ा जो कि आपका डीमार्केटेशन का है, बाकी एक्चुअल शेयरिंग आपका कभी भी फॉरेस्ट की नहीं बढ़ती है। हम बस सरकार आपका हमको बताती रहती है कि इस इलाके में फॉरेस्ट बढ़ गया, इस इलाके में बढ़ गया। द इंक्रीज इन द करंट फैलो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ओनली 2 पॉइंट्स। अब तुम सोचो कि करंट फैलो का आपका बेसिकली एरिया बढ़ गया, तो हम क्या 2 पॉइंट से आपका समझा दें कि करंट फैलो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। द ट्रेंड ऑफ करंट फैलो फ्लक्चुएट अ ग्रेट डील ओवर द ईयर। अब इनमें क्या होता है करंट फैलो के अंदर, धीरे धीरे कर आपका कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब फिक्स नहीं है। एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड द क्रॉपिंग साइकिल। अब मॉनसून अच्छा आ गया तो उसके हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्रॉपिंग साइकिल आपका कैसी हो रही है, फर्टाइल है लैंड के नहीं है, उस हिसाब से आपका चेंजेस होते रहते हैं। इंक्रीज इन द नेट सोन इज रीसेंट फिनोमिना ड्यू टू द यूज ऑफ कल्चरल वेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बिफोर विच इट वॉज रजिस्टर्ड एज अ स्लो डिक्रीज। और अब इनके इंडिकेशन बहुत सारे हमें मिल रहे हैं कि भैया हमारा क्या हो रहा है, जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड थी वो अब हम एग्रीकल्चर के अंदर लेते हुए जा रहे हैं। 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन। अब कौन कौन सी हैं, बैरन, वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पैस्चर एंड 3 क्रॉप आर फेलो लैंड। अब देखो एक चीज सुनना, कई सारे बच्चे आपका ऐसा कहेंगे कि मेरी किताब में कुछ और है, तो देखो 2 तरीके की एनसीईआरटी इस टाइम पर देखने को मिल रही है। एक वो लोग हैं जिनकी किताब में 2014-15 का आपका डेटा है, और एक वो लोग हैं जिनकी किताब में 2020-21, 2019-20 का दे रखा होगा या फिर 2020-21 का डेटा दे रखा होगा। तो भाई मैंने अपने डेटा को आपका हिसाब से रखा है, एनसीईआरटी दोनों के हिसाब से है। अगर ये डेटा चेंज है, अगर ये डेटा चेंज है बेटा, तो तुम अपनी बुक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। इस पे मारामारी मत करना कि सर ने आपका गलत पढ़ा दिया, सर ने आपका ये कर दिया, नहीं ये गलत नहीं है, ये एक डेटा है। एनसीईआरटी में आपका जो है चेंजेस आए हैं बहुत सारे। जैसे तुम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर देखोगे तो कई सारे बच्चों की किताब में ह्यूमन डेवलपमेंट में, अभी अपन आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो उसमें जो डेटा है वो आज भी 2015-16 का दे रखा है कई किताबों में। पर अभी तुम देखोगे तो अभी के हिसाब से 132 जो रैंक दे रखी है वो 2021 के हिसाब से दे रखी है भारत की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस पे आपका बवाल मत करना कि ऐसा हो गया, ये हो गया, और इसको प्लीज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से देख के समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। अब डिक्लाइन क्यों हो रही है जमीन, तो इस तुम ना पॉइंटर्स को समझो, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन को प्लीज लिखते हुए चलना, ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चन। एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज, लैंड के ऊपर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर भी आपका जो है ज्यादा, पहले कम लोगों को फीड करता था, अब ज्यादा लोगों को फीड कर रहा है, क्यों, पॉपुलेशन बढ़ गई। नॉन एग्रीकल्चर के भी आपका, अब जब लोग बढ़ रहे हैं तो लोग आपका डिमांड भी करेंगे, तो डिमांड करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो लोग एम्प्लॉयमेंट में भी जाना चाहेंगे, तो टर्शरी सेक्टर में भी काम आएगा। तो दोनों तरफ से आपका जमीन के ऊपर क्या हो रही है, मार हो रही है। द वेस्टलैंड एंड द कल्चरेबल वेस्टलैंड हैव विटनेस्ड डिक्लाइन ओवर द टाइम, दोनों कम हुए। द डिक्लाइन इन द लैंड अंडर द पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड and illegal encroachment due to expansion of cultivation on common pasture land is largely responsible for this decline। अब क्यों कम हो रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन उन्होंने बताया, ये आज के जमाने की सच्चाई है, लोग अवैध कब्जा कर ले रहे हैं जमीनों के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और फिर उससे क्या हो रहा है, ये मेरी जमीन है, ये इलाका मेरा है, उसके ऊपर कुछ बिल्ड कर दे रहे हैं, और ऐसा बहुत सी स्टेट में हो रहा है। सरकार इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकार की जेब में तो खुद से पैसा आ रहा है वहां से, समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर अब ऐसी भी बात आपका देख सकते हैं पर, तो इन चीज़ों को अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों को अगर आपका थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होंगी, ये डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। अब क्या आते हैं, अब एक शब्द आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स किसको कहते हैं, सीपीआर तुम्हारे पेपर में आपका कभी कभी दिख जाता है, या तो 1 नंबर का कभी पूछ लेगा तुमसे, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर इज अ लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप। अब ओनरशिप क्यों कह रहे हैं, देखो सीपीआर की लैंड जो है वो 2 तरीके से हो सकती है,
ठीक है। एक तो हो सकती है जो कि विलेज पंचायत के अंदर आती हो, एक तो वो हो सकती है जो कि विलेज पंचायत के अंदर आती हो, और एक वो लैंड हो सकती है जो कि किसके अंदर आती हो, जो कि कॉमन मैन या किसी की आपका अपनी हल्की फुल्की प्रॉपर्टी हो। अच्छा, एक कम्युनिटी भी हो सकती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो जाए वो इस लैंड को आपका ले ले, है ना। तो अब ये दो तरीके से हमारी किताब में बता रखी है। एक हो सकती है प्राइवेट लैंड जिसको कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन कर सकता है। तो अगर मैंने बोला कि कोई कॉमन आदमी या कम्युनिटी कर रही है तो ये दोनों कौन से इलाके में आ रहे हैं, तो ये दोनों प्राइवेट लैंड का पार्ट हो गए। बहुत बढ़िया सर, ये किसका पार्ट हो गया, प्राइवेट लैंड का। और जो ये विलेज पंचायत वाला इलाका है, जो ये विलेज पंचायत वाला इलाका है, ये किसके अंदर आ गया, तो ये ओन किया जाता है आपका विलेज पंचायत के द्वारा या फिर एक कम्युनिटी स्टेट के द्वारा, तो उसके अंदर आपका ये पार्ट आ जाएंगे। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स इज ओन्ड, सीपीआर प्रोवाइड फॉडर फॉर द लाइव स्टॉक एंड फ्यूज फॉर द हाउस होल्ड अलॉन्ग विद द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे इसमें क्या क्या मिल जाता है, कई लोग अपने घर में अचार डालना चाहते हैं तो वहां से आपका क्या ले गए, आम तोड़ कर ले गए, अमिया छोटी छोटी, कैरी भी बोलते हैं उसको मध्य प्रदेश में। फिर उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो कोई वहां से आपका लकड़ी ले जा रहा है बीनकर चूल्हा जलाने के लिए, किसी को आपका वहां से भूसा मिल जा रहा है, किसी को आपका फ्यूल वगैरह के लिए आपका जो है मिल जा रही है चीजें। तो अब इस पे से कोई मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर विलेज पंचायत की लैंड है वो, अगर वो इंडिविजुअल है तो फिर आपका मनाही हो सकती है। अगर वो विलेज पंचायत के अंदर आती है तो फिर वो गांव में सभी का हिस्सा हो जाता है। जो आम आदमी है उसके ऊपर आपका मेडिसिनल पर्पस के लिए, नट्स के लिए या फिर खाने पीने की चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सीपीआर में आपका तुम लिख देना। उसके बाद आते हैं इन रूरल एरिया सच लैंड इज ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर। तो पेपर में तुमसे पूछ सकता है कि ये कौन से तरीके के सबसे ज्यादा फार्मर्स को सपोर्ट करती है, तो या तो वो उनको करती है जो बिल्कुल ही एकदम लैंडलेस है, जिनके पास जमीन है ही नहीं, या फिर ऐसे जिनके पास जमीन तो है पर वो इतनी भी नहीं है कि वो अपने पूरे साल का खाना निकाल सके। बहुत छोटे छोटे फार्मर जो होंगे उनको ज्यादा आपका इससे क्या मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा वीकर सेक्शन जो होगा सोसाइटी का उसको भी थोड़ी मदद मिल जाती है, और इससे छोटी मोटी वो अपनी इनकम कमाते रहते हैं। जैसे एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें, मान लो गांव के बाहर कहीं पर जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये सड़क के किनारे लगे हुए हैं, किसी के अंदर नहीं आते। तो अब बच्चे लोग क्या करते हैं, या फिर आपका जो छोटे आपका जो है हमारे लोग होंगे जो मार्जिनल फार्मर्स में आते होंगे, वो क्या करेंगे, वो जामुन तोड़ेंगे और जामुन तोड़कर अपना आपका इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब जामुन इकट्ठा कर लिया उन्होंने, मान लो इस जामुन को आपका तोड़ तोड़कर उन्होंने 10 केजी जामुन उगा ली, और यहाँ पर कम से कम 50 पेड़ हैं जामुन के ऐसे आसपास में। तो अगर 10 किलो जामुन उगा ली, तो अब भैया उन्होंने मान लो 1 किलो जामुन, अगर 1 किलो जामुन उन्होंने 120 रुपए की भी बेची, तो भैया 10 किलो का हिसाब लगा लो तुम। अब ये कैसे फायदा दे रहा है, ये ऐसे फायदा दे रहा है, ऐसे, समझ गए मेरी बात। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका हमें देखना पड़ता है कि ऐसी लाइव स्टॉक को आपका वो क्या कर रहा होता है, उनकी इनकम में भी वो मदद करता है, ठीक है। ऐसे ही वो आम को आपका कर लेते हैं कि आम रखकर। CPR also is an important for women as most of the fodder and fuel collection is done by them only। गांव में तुम जाओगे तो ज्यादातर जो चारा लाना, खेतों में आपका जाना, तो ये ज्यादातर वुमेन्स की एक्टिविटी आपका मानी जाती है, क्योंकि अब पहले तो आपका इंसान लड़के और मर्द जाते थे, या फिर आपका जो है पुरुष जाते थे, ऐसा बोल लो तुम। मर्द पुरुष ऐसा मत करना कि मर्द क्या बोल दिया आपने, औरत क्या होता है, ये क्या होता है ना, मैं मतलब एक मुंह से निकल जाती है आपका बात तो उसको पकड़ मत बैठ जाना। पुरुष कह देता हूँ, पुरुष और महिलाएं, ठीक है। तो पुरुष क्या करते हैं, पहले पुरुष जाते थे ज्यादातर खेतों में, अब साथ साथ आपका जो है महिलाएं भी बहुत जाती हैं। पहले भी महिलाएं एंगेज रहती थी पर बहुत ज्यादा नहीं, और अब तो समाज में धीरे धीरे कर पहले इनफैक्ट ज्यादा होता था, अब तो जो नई आपका पीढ़ी आ रही है वो तो जाना ही नहीं चाहती आपका भाई साहब खेतों की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली कलेक्शन करने के लिए दे हैव टू डिवोट लॉन्ग आवर्स इन कनेक्टिंग फ्यूल एंड फॉडर फ्रॉम द डिग्रेडेड एरिया ऑफ CPR। CPR कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटी नेचुरल रिसोर्सेज। एक कोई कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मिल रहे हैं, एंड वेयर एवरी मेंबर हैज द राइट ऑफ एक्सेस एंड यूसेज विद स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। छोटे छोटे आपका जो है कहीं पर मतलब कि भाई तुम ऐसा मत करो कि पेड़ ही काट दो, पेड़ ही तोड़ के अपने घर ले जाओ भाई साहब, है ना, ये मतलब ऐसे छोटे ऑब्लिगेशन लगाकर बाकी तुम इसको क्या कर सकते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनीबडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देम। एग्जाम्पल ऑफ CPR आर कम्युनिटी फॉरेस्ट। जो आप देखोगे आसपास में जैसे अगर जंगल होगा या कहीं पर, अब इससे कहीं ना घातक शिकार भी हो जाते हैं कि अगर वहाँ पर चीता है, भालू है, सांप है, तो उसकी वजह से हादसे भी बहुत होते हैं। पर अगर तुम्हारे आसपास में कोई नेशनल पार्क है, कोई आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लोग चले जाते हैं वहाँ से अपना सामान लेने। कोई पेस्चर लैंड है तो वहाँ पर अपनी बकरियों को ले गए, भेड़ों को ले गए चरवाने। कोई विलेज की वाटर बॉडी है तो वहाँ पर अपनी भैंसें नहलाने के लिए ले गए। जैसे हमारी नानी के हमें याद होता था कि पहले आपको भाई साहब एक क्या होता था, एक तालाब होता था, अब तो उस तालाब को भी पार्ट दिया है भाई। हम भाई देखते थे बचपन में, हम जाते थे तो कितना सुंदर लगता था, वो तालाब होता था उसमें भैंसें नहा रही होती, हम भी घुस जाते थे कि भाई साहब नहा लो,
भैंसों के संग नहा रहे हैं भाई साहब फुल, ठीक है, और कम पानी में, क्योंकि ज़्यादा गहरे में जाते हैं तो भैंस के ऊपर बैठ के। तो भैया अब क्या हुआ, अब ये दिक्कत हुई कि जो इलाका है वो उस पर आपका क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी, उसको कब्जा कर लिया। अब उस पर आपका क्या हो गया, अब उस पर खेती कर रहे हैं। तुम सोचो, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका पब्लिक स्पेस है एंड ग्रुप ऑफ लार्जर देन द हाउस होल्ड ऑफ फैमिली यूनिट एक्सरसाइज राइट टू यूज एंड कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेज भी करना है समय के साथ। अब ये दो बातें हो गई तुम्हारे पास कि क्या सीपीआर क्या होता है, लैंड यूज क्या होता है, फिर उसके बाद आपका डिक्लाइन के पीछे क्या रीजन है, क्यों प्रेशर बढ़ रहा है लैंड के ऊपर। ये सारी बातें समझकर अब मैं तुम्हें भारत के सीजन्स की तरफ लेकर चल रहा हूं। अब जरा तुम्हारी एक यात्रा जो शुरू हो रही है वो यहां से एक ऐसी यात्रा शुरू होने वाली है कि पहले तुम्हें सीजन समझ में आएंगे, कौन कौन से भारत के अंदर सीजन होते हैं पहले भी पता होगा तुम्हें। ऐसा नहीं सावन भादो जेठ आषाढ़ सावन क्वार कार्तिक महा पूस अगैन ये वाले नहीं बता रहा हूं, ये तो आपका तुम पढ़ते होगे हिंदी में या फिर आपका संस्कृत में तुम्हें पढ़ाते होंगे। मैं तुम्हें यहां पर इंग्लिश के आपका टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चलूंगा लेकर, है ना, और उसी के हिसाब से फिर तुम्हारी यात्रा धीरे धीरे कर पल्सेस की तरफ जाएगी। फिर तुम्हारे देश में कौन कौन सी क्रॉप्स वगैरह होती है उन पर भी अपन बात करेंगे जरा एक बार, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर भारत में तुम देखोगे तो हमारे पास क्रॉपिंग सीजन, हमारे पास डिस्टिंक्ट क्रॉपिंग सीजन है और इसको डिफरेंशिएट किया गया है। नदर्न पार्ट में अलग तरीके से आपका जो है क्रॉपिंग सीजन है और सदर्न पार्ट में अलग तरीके से आपका क्रॉपिंग सीजन देखने को मिल जाता है। तो जो वेजिटेबल्स वगैरह आपका दिखाई देंगी या फिर आपका जो क्रॉप दिखाई देगी वो नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में अलग अलग दिखाई देगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तुमसे तो सबसे पहले आती है खरीफ क्रॉप। समझ गए मेरी बात, खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में आएगी, अगर तुम देखोगे तो ये एसोसिएट होगी तुम्हारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून से। साउथ वेस्ट मॉनसून कहां पर, अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया मुझसे कि साउथ वेस्ट मॉनसून उसे नहीं पता है तो कुटाई करूंगा बहुत भयंकर। ये है अफ्रीका के पास आपका कौन सा आइलैंड, मडागास्कर आइलैंड। और अगर तुम इंडिया के हिसाब से देखोगे तो ये इंडिया का आपका कौन सा पार्ट है, साउथ, और ये कौन सा पार्ट है, तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। तो यहां से क्या जाती है, यहां से आपका भारत की तरफ इस तरीके से हवाएं जाती हैं और ये हवाएं आपका क्या करती हैं, बारिश करती हैं। 1 जून को सबसे पहले आपका बारिश होती है केरला के अंदर, प्री मानसून आ जाए तो बात अलग ही है छोटी मोटी। तो ये क्या है, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। तो ये खरीफ क्रॉप किससे एसोसिएटेड है, साउथ वेस्ट मानसून से एसोसिएटेड है। एंड अंडर विच द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब ये ट्रॉपिकल क्रॉप कौन सी होती है, जो ट्रॉपिक रीजन में मिलती है, जैसे राइस बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, ये तूर दाल। अब ये तूर दाल किसको, इसको और किस नाम से भी जानते हैं, अरहर की दाल बोलते हैं इसको, है ना। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हमारे यहाँ अरहर की दाल आपका बोला जाता है इस पॉसिबल। अब तुम्हारी किताब में क्या दे रखा है, तुम्हारी किताब में एक तरफ आपका कॉलम बना रखा है नदर्न पार्ट और एक तरफ बता रखा है सदर्न पार्ट। लगभग खरीफ क्रॉप में, लगभग खरीफ क्रॉप में और इसके अलावा आपका जो है राबी क्रॉप में, दोनों में लगभग सेम दिखा रखा है। जैद में थोड़ा बहुत अंतर होगा तो देख लेना, वरना लगभग आपका जो है दोनों क्रॉप्स क्या है, सेम है। मैं कॉमन करके आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है राबी क्रॉप। अब ये दूसरी क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप। राबी कब आती है, ये विंटर्स के टाइम पर आती है। राबी कब देखने को मिलेगी, विंटर्स के टाइम पर, विद द ऑनसेट इन विंटर्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। कब देखने को मिल रही है, अक्टूबर एंड नवंबर में। और इसकी आपका कटिंग कब हो जाती है, तो ये होती है मार्च और अप्रैल के टाइम। दिस सीजन फैसिलिटेट्स द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्रॉप्स सच एज व्हीट, ग्राम और उसके बाद मस्टर्ड। अब देखो ठंड के दिनों में हम ज़्यादातर क्या उगाते हैं, जैसे जो गर्म चीज़ें होंगी उनको आपका उगा के और फिर आपका रखेंगे यहाँ पर, तो ये सारी आपका उसी के अंदर आ जाती हैं। और फिर आते हैं जैद क्रॉप पर। ये जो जैद क्रॉप है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, समर क्रॉपिंग सीजन के साथ आपका एसोसिएट कर देते हैं इसको, है ना। एंड बिगिनिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप। इसमें ज़्यादातर तुम देखोगे तो एक तो वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे तुम्हें और एक वो सारी आपका जो है फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है। जैसे हमारा वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना, फॉडर क्रॉप्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर आपका की जाती हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की तरफ। अब तुम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बढ़ोगे तो तुम्हारे पास अलग अलग तरीके की फार्मिंग दे रखी है। इरिगेटेड फार्मिंग दे रखी है, रेनफेड फार्मिंग दे रखी है तुम्हारी किताब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक होती है, एक तुम्हारे किताब में ना इरिगेटेड फार्मिंग वगैरह के अंदर ही अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव के बीच में आपका डिफरेंस। ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रोटेक्टिव के बीच में क्या अंतर होता है और प्रोडक्टिव के बीच में क्या अंतर होता है। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं एक हल्की सी। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऐसी क्रॉप
जिसको हम बचाने, मतलब क्रॉप्स को बचाने के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोटेक्टिव वाले के पार्ट अंदर आता है, और जब हम आपका जो हमारा नेट सोन एरिया है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोडक्टिव वाले पार्ट में आता है। तुम इसके बीच में मुझे डिफरेंस आपका लिखकर बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सुनना, थोड़ा सा टाइम लगाना और टाइम लगाकर आपका कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि जब भी तुम्हारा कोई कमेंट लाइक करे तो तुम वापस आओ और उसको आराम से आपका पढ़ो, ताकि तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं क्या बात कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो मेन सोर्स है टाइप ऑफ फार्मिंग का, वो ज्यादातर आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मॉइस्चर, और मॉइस्चर आपका क्या है, रेनफॉल वगैरह पर आपका बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है इरिगेटेड फार्मिंग। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें इरिगेटेड फार्मिंग अभी तक आपका समझ में आ गई है? अगर इरिगेटेड फार्मिंग समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो रोज दैट। अब समझो कि इरिगेटेड फार्मिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या चीजें हैं, उसको जरा एक बार समझते चलो। देखो सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। अब देखो, अगर तुम देख रहे हो तो इरिगेटेड फार्मिंग के अंदर ज्यादातर जो बातें आती हैं, इसका ज्यादातर जो पर्पस है ना वो प्रोटेक्टिव फार्मिंग है। कौन सी फार्मिंग है? प्रोटेक्टिव फार्मिंग है। प्रोटेक्टिव क्यों? हमें प्रोटेक्ट करना है जो आपका बेसिकली हमारे पास खत्म होता जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले नेचर ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग मैंने तुम्हें बता दिया किसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव इसका इरिगेशन क्यों आपका बचाने का है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। डेफिशिएंसी हो सकती है मॉइस्चर की पानी के अंदर, मतलब खेत के अंदर, which often means that irrigation act as a supplementary source of water over above the rainfall। अब देखो, अगर मैं कहीं पर आपका प्रोटेक्टिव इरिगेशन कर रहा हूं तो वो क्या करती है, तो वो एक तो जो मेरी खेती के अंदर जो मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है या जो रेनफॉल की आपका कमी है उसको क्या कर दे रही है, उसको पूरा कर दे रही है। तो अब ये क्या है, इससे हम क्या कर रहे हैं, जो एकदम बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं खेती के ऊपर, जो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग का जरिया ले रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। अब बहुत दिमाग से सुनो, मान लो हुआ क्या कि जैसे ये मेरा क्या है, ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा लैंड है, और इस लैंड के अंदर क्या हो रहा है, इस लैंड के अंदर मेरे पास आपका मॉइस्चर होती है, ठीक है। अगर ये मॉइस्चर धीरे धीरे कर खत्म होता जा रहा है, ये सॉइल मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल मॉइस्चर है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पर क्या होना चाहिए, जिससे मैं आपका क्या कर सकूं, बार बार क्रॉपिंग कर सकूं। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव इरिगेशन पर आते हैं। प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मेंट फॉर द प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन। अब जब क्रॉपिंग सीजन आएगा तो उसमें एटलीस्ट आपका सॉइल मॉइस्चर तो होना ही चाहिए। सॉइल के भी आपका फैक्टर होते हैं कई सारे, जो कि तुम क्लास 11th में पढ़कर आए हो, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो वो सारी चीजें आपका क्या कर रही हैं, हमें फायदा दे रही हैं इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। अब हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than the productive irrigation। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन आपका क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी मानी जाती है प्रोडक्टिव के कंपैरिजन में। अब आते हैं रेनफेड फार्मिंग के ऊपर। अब देखो, रेनफेड फार्मिंग का एक और भी नाम दे रखा है तुम्हारी किताब के अंदर, जिसको कहते हैं बर्नी फार्मिंग। तो अगर पेपर में कभी बर्नी फार्मिंग लिख के दे दे तो बेहोश मत हो जाना, ये क्या पूछ लिया, हाय मैया, ऐसे पेपर देखा और ऐसे धक्के से ये क्या था, पेपर ही बना रहे हैं आपका जो है जान लेने के लिए। नहीं, वो पेपर में आपका नहीं बनाया उन्होंने, पेपर लिखा हुआ है, तुमने नहीं पढ़ा था। रेनफेड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राईलैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग। तो ये दो तरीके की फार्मिंग में आपका बात हो रही है। ऐसी जमीन जो कि या तो बंजर जमीन है या फिर वेटलैंड फार्मिंग है, उनमें आपका इस तरीके की फार्मिंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं। In India, dryland farming is largely confined to region having annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर पूरे साल में मात्र 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है या उससे कम होती है। अगर हम चले जाएं आपका रेगिस्तान वाले इलाके में तो वहां तो रेनफॉल 25 सेंटीमीटर तक कन्फाइंड हो जाती है। अगर तुम देखोगे राजस्थान वाला इलाका, तो राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट, तो यहां तो आपका बिल्कुल एकदम इतनी भी रेनफॉल नहीं हो पा रही है।
तो इसलिए जो हम ड्राईलैंड फार्मिंग की आपका बात कर रहे हैं, ये कौन से रीजन में कर सकते हैं, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो। दिस रीजन ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। अब ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप क्या होती है? ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आपका वो क्रॉप्स होती हैं जो कि जब ड्रॉट वगैरह की आपका चीजें देखने को मिलती है, हमें सूखा पड़ जाए, फेमाइन आ जाए, है ना, फेमाइन आ जाए तो अलग केस है, ड्रॉट्स को ही आपका समझ लेते हैं। ड्रॉट आ जाए जब सूखा पड़ जाए, तो सूखे वाले केस में भी आपका ये क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, हमारी चल जाए। ऐसी खेती को, ऐसी ड्रॉट्स क्रॉप्स को आपका जो है क्या कहते हैं, जैसे कौन कौन सी क्रॉप हो सकती हैं, रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार। इनको पानी चाहिए ही नहीं भाई साहब, बिना पानी के आपका, बहुत कम पानी के आपका ये उग जा रही है। फॉडर क्रॉप एंड प्रैक्टिस वेरियस मेजर ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी आपका क्या करते जा रहे हैं, सपोर्ट करते जा रहे हैं। वेटलैंड फार्मिंग क्या है? वेटलैंड फार्मिंग, द रेनफॉल इज एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। भाई साहब जितना सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए था उससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब ये जब रेनी सीजन आता है तो उस समय फिर और भी ज्यादा आपका अच्छी हो जाती है। सर्च रीजन में फेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन हजार्ड। तो अब यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर आपका फ्लड्स आ जाते हैं। These areas grow various water intensive crops such as rice। इंटेंसिव का क्या मतलब हुआ, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत है। कौन कौन सी हो सकती हैं, राइस हो सकती है, जूट, शुगर केन, ये प्रैक्टिस, या फिर एक्वाकल्चर भी उसमें कर सकते हैं, है ना। और फ्रेश वाटर बॉडी वगैरह जितनी भी आपका है, ये सारी हमको यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। अब देखो इसी कंडीशन में अपन चल रहे हैं आपका फूड ग्रेन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन, द फूड ग्रेन्स आर क्लासिफाइड एज सीरल एंड पल्सेस। तो फूड ग्रेन में कितने तरीके की क्रॉप्स आती हैं, दो तरीके की आती हैं, एक आती है सीरल और एक आती है कौन सी, पल्सेस। ये दो क्रॉप्स को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स के अलावा फिर राइस पे आ जाएंगे हम। राइस के अलावा आपका अपन चलेंगे कहाँ पर, वीट पर, फिर वीट के बाद अपन चलेंगे ज्वार पर, बाजरा, बाजरा के अलावा मेज, मेज के बाद पल्सेस पर। तो ऐसा बेहोश मत हो जाना कि सर आपने ऐसे आगे पीछे क्यों कर दिया, है सब, पर मैं थोड़ा सा आपका इसको एक कंडीशन के हिसाब से लेके चलना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले सीरियल समझो। अगर भारत के हिसाब से मैं बात करूं, इंडिया के हिसाब से, और ये ना भाई साहब तुम्हारे आपका कहां तक पता है काम आता है, ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स में तक काम आता है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका बनते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें यहां से क्वेश्चन आपका बनते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा दिमाग से समझिएगा। सीरियल ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। अगर मान लो आपका 100% आपका ऐसा है हमारे पास, तो लगभग 54% पर हम क्या कर रहे हैं, सीरियल्स की खेती कर रहे हैं। एंड द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 11% ऑफ सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपका सीरियल्स उगाते हैं, उस सीरियल्स में से आपका लगभग 11% कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और इसीलिए हम तीसरे नंबर पर आते हैं। कौन से नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर। तो पहले दो पर कौन है, नंबर 1 पर है चाइना, उनके पास आपका टेक्नोलॉजी बढ़िया है। और दूसरे नंबर पर कौन है, यूएसए, इनके पास भी अच्छी है, पर फिर भी आपका क्योंकि उनके पास एरिया वगैरह के हिसाब से वो ज्यादा आपका इस पर उगा पा रहे हैं। तो तीन पहले की टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सीरियल्स के लिए पहली कंट्री पूरे वर्ल्ड में चाइना, दूसरी कौन सी है यूएसए, और तीसरी कौन सी है भारत। इंडिया प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ सीरियल्स। अब इनको भी आपका बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं सीरियल्स में, एक आते हैं फाइन ग्रेन्स, और फाइन ग्रेन्स में कौन कौन से आते हैं, एक आता है राइस और एक आता है व्हीट। और फिर आते हैं अपन कोर्स ग्रेन की तरफ। कोर्स ग्रेन में कौन कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी और एटसेट्रा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसी कंडीशन में अब सबसे पहले अपन चल रहे हैं राइस की तरफ। बहुत 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 ही प्यार से सुनिएगा, आपका एक एक कहानी तुमको मैं अभी आपका जो समझाने जा रहा हूं, तुम भी बोलोगे कि क्या ही सर, क्या ही कह रहे हैं आपका ये कहानी। राइस पहली बार कैसी क्रॉप है, राइस इज ए स्टेपल फूड। स्टेपल फूड अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर भारत के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन चावल के ऊपर ही टिकी हुई है। समझ रहे हो कैसे, मैं बता दूं तुम्हें। तुम चले जाओ आपका देखो साउथ इंडिया वाले इलाकों में, ज्यादातर आपका जो भी हम खा रहे हैं या जितनी भी आपका चीजों में है उसमें राइस का कल्टीवेशन है। नॉर्थ इंडिया में तुम आओगे तो नॉर्थ इंडिया में भी आपका चावल कंपलसरी है ही है। तुम चले जाओ सिक्किम की साइड, या फिर आपका इधर चले जाओ तुम मणिपुर वाली साइड, वहां पर ब्लैक राइस आपका खेती है, अलग खेती होती है। तुम बंगाल वाली साइड आ जाओ तो वहां पर भी आपका चावल की खेती आपका बर्बाद हो रही है। फिर बिहार, फिर उसके बाद आपका जो है बाकी इलाकों में। तो चावल एक ऐसा क्रॉप है जिसके बिना थाली अधूरी है। समझ गए मेरी बात। तो इसलिए उसको क्या बोला है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइस के ऊपर डिपेंडेंट है।
इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज। अब सवाल ये उठा कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड इलाका क्या होता है, तो अगर हम वैसे बात करें तो ये क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ऊपर आपका जो इलाका पड़ता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो इलाके हो गए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन इलाकों को अपन क्या कह देते हैं, इनको अपन ट्रॉपिकल कह देते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है क्रॉप वाला, इसको कह रहा है वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज में आपका देखने को मिलती है। इट हैज अबाउट 3000 वेराइटीज विच आर ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। अब मैंने जैसे तुम्हें अभी बताया, जैसे बासमती हो गया, बासमती के अलावा मोटा चावल हो गया, किनकी हो गया, सरवती हो गया, फिर उसके बाद आपका ब्लैक राइस हो गया। तो ये क्या है, लगभग ऐसे कर कर आपका 3000 से ज्यादा आपका वेराइटीज है हमारे पास किसकी, चावल की। और अगर तुम देखोगे तो ये अलग अलग रीजन्स में आपका उगाते हैं। जैसे अभी आपका जो चल रहा है मॉनसून सीजन, ये मॉनसून सीजन में क्या होगा, इस मॉनसून सीजन में तुम देखोगे सब जगह धान की बुआई हो रही है। समझ गए मेरी बात। इट कैन सक्सेसफुली ग्रोन फ्रॉम सी लेवल अबाउट 2000 मीटर एटीट्यूड एंड फ्रॉम ह्यूमिड एरिया इन द ईस्टर्न इंडिया। अब तुमने एक और चीज बताता हूं मैं तुम्हें, तुम पहाड़ों पर जाओगे तो तुम पहाड़ों पर गए तो जो बेस वाली आपका बिल्कुल एकदम, जैसे जहां पर बिल्कुल एकदम शिवालिक वाले रीजन है, जैसे उत्तराखंड के कुछ प्लेन्स वाले इलाके हो गए, हिमाचल में कुछ जो बेस पर हैं आपका इलाके, वहां पर भी चावल उग जाता है। अब वो तो टेरेस फार्मिंग करते हैं ना, टेरेस फार्मिंग में भी आपका चावल उग रहा है। क्यों, जरा एक बार आपका सी लेवल से हाइट देखो 2000 मीटर। तो अगर तुम 2000 मीटर तक की हाइट पे हो या थोड़ा बहुत और भी ऊपर हो तो चावल आपका उग जा रहा है वहां पर। एंड ह्यूमिड एरियाज इन द ईस्टर्न इंडिया। अब जैसे कौन कौन सी आपका टॉप स्टेट है, तो सदर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल, द क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप ऑफ राइस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। अब इन इलाकों में देखोगे तो अगर तुम जाओगे सदर्न स्टेट में या बंगाल वाले इलाकों में तो एक साल में 2 या 3 भी आपका खेती हो जा रही है। इन वेस्ट बंगाल फार्मर ग्रो 3 क्रॉप ऑफ राइस। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, और ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एमसीक्यू में। बहुत अच्छे से आपका सुनिएगा, कैसे पूछेंगे, एमसीक्यू में। एक बोलेगा ओस, एक बोलेगा अमान और एक बोलेगा बोड़ो। ये तीनों क्या हैं, ओस, अमान और बोड़ो, ये तीनों आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ राइस या फिर वेराइटी ऑफ राइस। जो हमारे पास अलग अलग तरीके के आपका चावल होते हैं उनके नाम हैं। तुमसे पेपर में लिख के दे देगा कि ओस, अमान एंड बोड़ो आर अ टाइप ऑफ। अब देखना ध्यान से, पहला लिख के देगा वीट, दूसरा लिख के दे देगा राइस, तीसरा लिख के दे देगा मेज, चौथा लिखकर क्या दे देगा, चौथा लिख के दे देगा आपका जो है पल्सेस। अब वो पूछ रहा है ये किसका टाइप है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये राइस की आपका पार्ट है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब ध्यान सुनो, इन हिमालयाज एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप। आ गई वही वाली बात, अभी बता रहा था कि मैं खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप क्यों, देखो चावल को चाहिए होता है सर पानी, चावल को क्या चाहिए, पानी, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये। कैसी क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। बहुत बढ़िया सर। अभी अगर वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो इस बात का क्या मतलब हुआ, जब जब मॉनसून आएगा भारत के अंदर, और मॉनसून कौन सा वाला, साउथ वेस्ट मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून नहीं, रिट्रीटिंग मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि यहां पर चावल की खेती को बढ़ावा देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन in India contribute about 22% of the rice production in the world and ranked second after the China in 2008 and 2009। तो 2008-9 में आपका क्या हुआ, 2008-9 में आपका हमने देखा कि चाइना के बाद जो सेकंड नंबर है वो किसका है, भारत का है। क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से, बिल्कुल बन सकता है, तैयार रहना। क्या सर हमारी किताब में अलग है तो हम देखें, बिल्कुल देखो, डेटा अलग हो सकता है पर जो सारांश है वो अलग नहीं होगा। अबाउट 1/4 1/4 हिस्सा, 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। अब जितने इलाके में हम क्रॉपिंग करते हैं, जैसे मान लो मेरा जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है भारत का वो है 5 एकड़, मान लिया सर मैंने 5 एकड़ है, तो इस पूरे 5 एकड़ में से 1/4 ऑफ 5 एकड़, ठीक है, ऑफ द कंट्री इज अंडर द राइस कल्टीवेशन। और अगर तुम देखोगे तो एक तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर दूसरे नंबर पर पंजाब, फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश वर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर स्टेट इन द कंट्री इन 2009 एंड 10। और अगर तुम इनकी ईल्ड के हिसाब से बात करोगे, ईल्ड क्या होता है, जहां पर पैदावार ज्यादा होती है, ईल्ड किसको कहते हैं, पैदावार के हिसाब से। तो ईल्ड लेवल ऑफ राइस इज हाई इन, सबसे पहले तो पंजाब में बहुत ज्यादा होता है, तमिलनाडु में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। अब एक बात सुनो, तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं, पंजाब और हरियाणा वाली जो स्टेट है, पंजाब और हरियाणा वाली जो स्टेट है, इन स्टेट में अगर तुम देखोगे
तो जो हमारा IMD है या फिर इसके अलावा जो हमारा सॉइल डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल मना करता है कि इन इलाकों में तुमको चावल नहीं उगाने हैं। पर क्या होता है, MSP की कंडीशन आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें इनके ऊपर क्या है, फिक्स प्राइस मिलता ही मिलता है। तो लोग मानते नहीं है, किसानों को भी आपका ऐसा है कि भाई हमें आपका जो उगा रहे हैं उसका कुछ तो मिलना चाहिए, उनकी भी बात सही है। पर पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर जो आपका बेसिकली चावल की खेती होती है, तो उतना ज़्यादा पानी तो है नहीं, तो वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का। अब ग्राउंड पानी, तुम कहोगे पानी नहीं है पंजाब हरियाणा में, कैसी बात कर रहे हो, है, ग्राउंड वाटर का पानी है। वैसे जो आप पानी देख रहे हो ज़्यादा बारिश वारिश वाला, वो दिक्कत है। तो अब क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है वो ज़्यादा होता जा रहा है, और धीरे धीरे कर जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उस लेवल का आपका सिस्टम बना रखा है वहाँ पर। तो जब ग्राउंड वाटर डिप्लेशन आपका होता जाएगा और जो पानी की आपका खपत खराब होती जाएगी, तो आने वाले समय में इस इलाकों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मना करते हैं कि चावल नहीं उगाने चाहिए रीजन में। राइस कल्टीवेशन इन इंडिया आर इन द इरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। अब ये 1970s तुम देखोगे तो लगभग इसी समय पर, इस समय से थोड़ा सा पहले, हम एक भारत में एक रेवोल्यूशन चला रहे थे जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ रहे हो मेरी बात। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के तौर पर जाना जाता है M स्वामीनाथन को। M स्वामीनाथन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऐसे ही तुम्हें एक व्यक्ति मिलेंगे, वर्गीस क्यूरियन। कौन मिलेंगे, वर्गीस क्यूरियन। ये किसके तौर पर जाने जाते हैं, ये व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के तौर पर जाने जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन था आपका मिल्क के लिए, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो ये एग्रीकल्चर, क्रॉप्स और वेजिटेबल्स वगैरह के लिए था। ऐसे ही एक येलो रेवोल्यूशन तुम्हें देखने को मिलेगा, ये किसके लिए है, मस्टर्ड के लिए, ठीक है। फिर एक फाइबर, जैसे गोल्डन फाइबर, गोल्डन करके देखोगे तो गोल्डन रेवोल्यूशन वगैरह आपका जो है जूट वगैरह के लिए आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन आपका देश के अंदर चल रहे थे। मेन रीजन ड्यू टू विच देयर इज अ हाई यील्डिंग ऑफ राइस इन द कंट्री आर। अब देखो भारत में क्यों आपका ज्यादातर खेती में हम इंगेज कर रहे हैं इन चीजों को, तो पहला क्या है, पहला है जेनेटिकली इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ सीड, मतलब हमारे पास हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आ रही हैं। और अब जो हम GM क्रॉप्स को आपका बात कर रहे हैं, जिससे हम आपका क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स को आपका मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे वो मतलब ना तो कभी उन पर आपका किसी क्लाइमेट का दिक्कत पड़े, ना ही आपका अगर वो कभी पानी कम हो जाए तो उसमें भी उग जाए। तो ऐसी क्रॉप्स आ रही हैं। दूसरी बात, हाई यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए तो हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये बहुत अच्छा कर लेते हैं आपका क्या, सॉइल का, बट फिर समय के साथ क्या हो जाता है, समय के साथ उसमें दिक्कत आ जाती है। लोअर लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द क्रॉप टू पेस्ट ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये क्या होता है, इनमें भी आपका जो है बेसिकली पेस्ट वगैरह हम डालते रहते हैं, तो उससे भी एक दिक्कत है। तो ये क्या है, ये कुछ रीजन है जो कि, अच्छा ये तुम्हें फायदे दिखाई दे रहे होंगे अभी, पर इनके कारण आपका समस्याएं भी हैं देश के अंदर। यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज वेरी लो इन द रेनफेड एरिया। अब रेनफेड एरिया कहां पर है, जहां पर आपका बेसिकली मॉइस्चर क्लाइमेट कम है, जहां पर आपका पानी की कंडीशन कम देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब तुम कहोगे मध्य प्रदेश में तो जंगल बहुत है, बारिश हो रही है, पर क्या वो रेनफेड इलाका नहीं है ना भाई साहब, तभी तो आपका यहाँ पर यील्ड प्रोडक्शन कम है चावल का। यील्ड समझ गए मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होती है, यील्ड प्रोडक्शन कम है। दूसरी जो क्रॉप है तुम्हारी, दूसरी क्रॉप की तरफ चल रहे हैं हम, वीट की तरफ। वीट इंडिया के अंदर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। राइस नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर कौन है, नंबर 2 पर है वीट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग 12% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन वर्ल्ड का उगाता है, एंड इट इज प्राइमरीली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। अब देखो ध्यान सुनना, अगर भारत को देखोगे तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, और भाई साहब ये 23 डिग्री यहां पर आपका ये पास कर गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 30 डिग्री तक आपका यहां पर पहुंचा। उसके बाद अगर तुम इंडिया की लोकेशन देखोगे हिमालयाज में, तो ये कहां तक जा रहा है, तो ये जा रहा है 37 डिग्री और 6 तक जा रहा है, यहां तक चला गया। तो इसका मतलब हो गया कि 30 डिग्री तक तो आपका जो रीजन था वो ट्रॉपिकल वाला था, और 30 डिग्री के ऊपर ऊपर जैसे ये गया तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये टेम्परेट हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं वीट की बात करूं तो वीट कौन से जोन में आ रहा है, टेम्परेट जोन में आ रहा है। इट्स कल्टीवेशन इन इंडिया इज डन ड्यूरिंग विंटर्स, इसीलिए सर्दियों के टाइम पर आपका की जाती है। तो ये कैसी क्रॉप हो गई, ये राबी सीजन की क्रॉप हो गई। अबाउट 85% ऑफ द टोटल एरिया अंडर दिस क्रॉप इज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री
एंड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन कौन सा हो गया? गंगा के मैदानी क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपका देखने को मिल रहा है मालवा प्लेट्यू, हिमालयाज, और सी लेवल से लगभग 2700 मीटर तक आपका ऑल्टीट्यूड में हम इसको उगा सकते हैं। अगर तुम देखोगे तो अबाउट 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर द व्हीट कल्टीवेशन। और अगर व्हीट कल्टीवेशन में तुम जानना चाहते हो कौन कौन सी स्टेट टॉप कर रही है, तो एक तो सबसे पहले यूपी है, और यूपी में भी ना जो वेस्टर्न यूपी वाला इलाका है, वेस्टर्न यूपी वाला, वो बहुत फेवरेट है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये टोटल मिलाकर 5 जो हैं कंट्री के अंदर, ये व्हीट के हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और अगर ईल्ड के हिसाब से पूछ ले जाए कि ईल्ड पैदावार कहां पर ज्यादा हो रही है, तो फिर आएगा पंजाब एंड हरियाणा, वेयर एज उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार हैव मॉडरेट ईल्ड। इन दोनों में क्या हो रही है? हाई ईल्ड है, और बाकी आपका रीजन में क्या है? मॉडरेट ईल्ड है। हाई तो नहीं है बट मॉडरेट है। एंड स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ग्रोइंग बीट अंडर रेनफेड कंडीशन हैव लो ईल्ड। तो तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाई ईल्ड किस किस में है? पंजाब हरियाणा। मॉडरेट किस किस में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। और लो किस में है? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और इनमें क्यों है? क्योंकि ये रेनफेड इलाके के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब अपन बढ़ रहे हैं आपका ज्वार की तरफ। अब किसकी तरफ चल रहे हैं? ज्वार की तरफ। द कोरस सीरियल्स टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 16.50% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। बहुत बढ़िया। और अमंग दीज ज्वार और सोरघम। अब देखो, कई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हमारी किताब में सोरघम दे रखा है, तो सोरघम क्या है? भाई साहब सोरघम कुछ नहीं है, सोरघम और ज्वार एक ही बात है ये। एंड अलोन अकाउंट्स फॉर 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। क्लियर है सर इतनी बात? अच्छा, ये जो मेन फूड क्रॉप है ये सेमी एरिड इलाकों में देखने को मिलती है। अब देखो, एक तो हो गया एरिड इलाका। एरिड इलाका कौन सा है? एरिड इलाका होता है जैसे बिल्कुल हमारा राजस्थान, और जो थोड़ा सा आपका उससे कम बंजर होगा, थोड़ा और ज्यादा आपका अच्छा मान लो, तो उसको अपन कहते हैं सेमी एरिड इलाका। तो सेमी एरिड, या फिर आपका उसके अलावा सेंट्रल एरिया और सदर्न इंडिया में आपका जो है बेसिकली ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। मतलब अगर पूरे देश में 100% हो रहा है, तो लगभग 50 से 52% तक की आपका कहानी तो सिर्फ महाराष्ट्र में देख रहे हैं। उसके अलावा और कौन कौन से? तो फिर कर्नाटक आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब चलते हैं बाजरे की तरफ। ये बाजरा भी कैसा है? बाजरा देखो गर्म होता है। बाजरा गर्म होता है तो ज्यादातर आपका ऐसे इलाकों में देखने को मिलेगा जहां पर आपका गर्मी ज्यादा है, थोड़ी सी आपका बेसिकली पानी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं जगह पर आपका ये हो सकता है। तो बाजरा इज शोन इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, तो इधर नॉर्थ वेस्टर्न वाला इलाके में तुम जाओगे तो NWFP वाला इलाके से पंजाब सटा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट में जाओगे तो गुजरात और राजस्थान देखने को मिल जाएगा तुम्हें। तो ये वेस्टर्न इलाके हैं, है ना। अब ये क्या हो गया? इट इज हार्डी क्रॉप विच रजिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल एंड ड्रॉट इन द रीजन। अब इससे क्या होता है? इससे थोड़ा सा आपका जो है ड्रॉट वगैरह को क्या मिलता है? थोड़े समय मतलब आपका रुक जाते हैं। इट्स कल्टिवेटेड अलॉन्ग एज वेल एज द पार्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। दिस कोर्स कोरल ऑक्यूपाइज अबाउट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। और इसका लीडिंग प्रोड्यूसर बाजरे का कौन है? तो अगर बात करोगे तो सबसे पहली स्टेट है आपकी फिर से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात। मैंने बोला दोनों वेस्टर्न स्टेट, तो वेस्टर्न स्टेट की तरफ जाओगे तो तुम आपका ये वाला देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाला। तो महाराष्ट्र है लीडिंग प्रोड्यूसर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। तो ये क्या हो गए? ये बाजरे के आपका लीडिंग प्रोड्यूसर हो जाएंगे। एंड यील्ड ऑफ दिस क्रॉप हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रीसेंट ईयर इन हरियाणा एंड गुजरात ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी। ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी क्या होती है? जो कि सूखे में भी अगर आपका सूखा कभी पड़ जाए तो उसमें भी आपका ये खराब नहीं होंगी, उस समय भी आपका ये उग जाएंगी। तो ये जो नई क्रॉपिंग सिस्टम होगा ये, उसकी वजह से क्या हो गया है? जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन अंडर इट। क्लियर है इतनी बात? अब मेज की तरफ चलो। मेज इज अ फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप, दोनों है। ये फूड भी है और फॉडर क्रॉप भी है। और कहां पर? अंडर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इसको देखते हैं, ओवर इंफीरियर सॉइल। एंड दिस क्रॉप ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है मेज का? ऑफ द स्टेट आर, सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका,
राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। मेन मतलब मक्का हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये स्टेट को आपको याद रखना है। अब आ रहे हैं हम दालों पर, तो दालों का आपका एक बार, अगर तुम्हें इतनी बात आपका समझ में आ गई है तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ जी अभी तक समझ में आ गई, फिर दाल आपका समझते हैं। तो अब पल्सेस की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है, दालों की तरफ आ गए हैं, तिलहन आ गया है अब हमारे पास। अब हम देखते हैं, देखो पल्सेस जो है ना भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं और शुरू से इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। पल्सेस के अंदर बहुत सारी तरीके की आपका तुम देखते हो अलग अलग तरीके की दालें आ जाती हैं, है ना। तो पल्सेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ वेजिटेरियन फूड। अब ऐसा बोला जाता है कि पल्सेस के अंदर सबसे ज्यादा आपका क्या मिलता है तुमको, ऐसे ये वाले, तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है दालों के अंदर, ठीक है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट है। तो वेजिटेरियन डाइट में आपका क्या होता है भाई साहब, जो ऐसे वाली आपका जो बॉडी है ना, यूं करके ऐसे ऐसे भाई साहब ऐसे, ठीक है, पोज चल रहे हैं बिल्कुल एकदम, और यूं करके ऐसे पोज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पोज के लिए सबसे बढ़िया दाल हमारे पास क्या होता है, वेजिटेरियन में आपका जो है सबसे अच्छी आपका प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। एज देयर आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, दे आर लेग्यूम क्रॉप्स विच इंक्रीजेस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेग्यूम क्रॉप की आपका सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो क्या करती है, वो आपका जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही होती है उनको वापस से रिगेन करने का काम करती है। इसीलिए अगर कहीं पर भी नाइट्रोजन फिक्स ना हो किसी सॉइल, मतलब किसी भी सॉइल के अंदर जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा आपका बढ़ी हुई हो, कम हो, तो उसको फिक्स करने के लिए पल्सेस आप उगा दो, वहां पर काम तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 of the total production of pulses in the world. The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dryland of Deccan and Central Plateau and northwestern part of the country. अब ये रीजन तुम्हें पता होंगे आई गेस, डेक्कन प्लेट्यू तुम्हें पता है कहां पर है, सेंट्रल प्लेट्यू आपका पता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ये भी मैंने अभी बताया। पल्सेस लगभग 11% आपका टोटल क्रॉप का देखने को मिलता है हमें भारत के अंदर, और इसमें दो मेन आपका पल्सेस देखने को मिलती है, एक तो चना है और एक तूर दाल है। इन दोनों को अगर देखेंगे तो मेन पल्सेस कल्टीवेशन इंडिया के अंदर हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चने के बारे में। ग्राम इज कल्टीवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। अब ट्रॉपिकल और उसके ट्रॉपिकल के नीचे वाला इलाका सब ट्रॉपिकल। इट इज मोस्टली अ रेन फेड क्रॉप कल्टीवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन। रैबिड सीजन लिख दिया है भाई साहब, भयंकर से होते जा रहे हैं हमारे आपका जो है विवेक भाई दिन पे दिन। इन द सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्या है सेंट्रल, यहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस पल्स क्रॉप। उसके बाद आते हैं तूर दाल पर। अब तूर दाल की तरफ चलते हैं। तूर दाल में देखोगे तो तूर दाल इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन द कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पीजन पी। इट इज कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड एंड अंडर द रेनफेड कंडीशन। अब तुम्हें अभी इरीगेटेड फार्मिंग पढ़ाई थी मैंने और एक रेनफेड फार्मिंग पढ़ाई थी। रेनफेड फार्मिंग में आपका तूर दाल देखने को मिल जाती है। एंड सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र अलोन कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तूर दाल। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मुझे तूर दाल देखनी है तो तूर दाल में सबसे ज्यादा सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन देखने को मिलेगा, तो सर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी और भी हैं, जैसे एक हमारे पास उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा आपका हमारे घरों में बनने वाली दाल भी आपका तूर दाल ही है। मम्मी से पूछो कौन सी दाल बनी है, अरहर की दाल बनी है, ठीक है। फिर आती है ऑयल सीड। ऑयल सीड आर प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स मतलब हम इनसे आपका क्या निकालते हैं, अलग अलग तेल, तिलहन का आपका तेल निकाल लिया, फिर बहुत सारी चीजों को आपका निकालते हैं, है ना। तो ड्राईलैंड ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के साथ आपका मराठावाड़ा, ठीक है, मराठावाड़ा। अब ये देखो मराठा रीजन के अंदर है, शौर्य की आपका जो है शूरवीरों की जमीन है ये, ठीक है। और लोग आपका आज देखो किस कलेशों में आपका पड़े हुए हैं ना, पर फिर भी हम कोई बात नहीं है। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रयाल सीमा रीजन। अब एक रयाल सीमा रीजन की जो बात की गई है ये कहां देखने को मिलता है, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और उसके अलावा कर्नाटका प्लेट्यू, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ग्रोइंग रीजन है इंडिया के। These crop together occupy about 14% of the total cropped area in the country. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्राउंड नट हो गया, रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, ये कुछ मेन ऑयल सीड क्रॉप हैं जो कि भारत के अंदर उगाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं मूंगफली पर। ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं, अब हम मूंगफली की तरफ चलते हैं। मूंगफली में तुम देखोगे तो इंडिया प्रोड्यूसेस
अबाउट 19% ऑफ टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड 2008 एंड 2009। इट इज कैसी क्रॉप? रेनफेड खरीफ क्रॉप है ये। एक तो रेनफेड भी है और उसके साथ साथ आपका खरीफ क्रॉप भी है, जो कि कहां पर उगाई जाती है? ड्राईलैंड वाले इलाकों में। तो सदर्न इंडिया में जाओगे तो इसका कल्टीवेशन चेंज हो जाता है, ये खरीफ क्रॉप ना रहकर अब राबी क्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका तुमसे पूछ लेता है वो कि ग्राउंडनट अगर सदर्न स्टेट में जाएंगे तो कैसी क्रॉप है, खरीफ है कि राबी है? तो तुम्हें पता होना चाहिए इट इज अ राबी क्रॉप। इट कवर्स अबाउट 4% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। और ईल्ड जहां पर कम है, जहां पर पैदावार कम हो रही है, उसमें तेलंगाना आता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। बढ़िया। अब आते हैं रेपसीड और मस्टर्ड पर, देख लेते हैं। रेपसीड एंड मस्टर्ड कंप्राइजेस सेवरल ऑयल सीड, जिसमें कौन कौन सी आती है? एक राई आती है, सरसों हो गया, तोरिया हो गया, तरमीरा हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। ये कैसी क्रॉप्स हैं? तो ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं। कल्टीवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन, कब मिलेंगी? तो राबी सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। द ऑयल सीड टुगेदर ऑक्यूपाई ओनली 2.5% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। और राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1/3 प्रोडक्शन, वाइल अदर लीडिंग प्रोड्यूसर आर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। इनको भी प्लीज याद रखिएगा। अदर ऑयल सीड पर चले जाओगे तो उसमें सोयाबीन और सनफ्लावर आ जाते हैं, सोयाबीन सनफ्लावर की तरफ। एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड ग्रोन इन इंडिया। सोयाबीन मोस्टली आपका कहां पर उगाया जाता है? तो सर याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपका ज्यादातर प्रोडक्शन इसका देखा जाता है। और सनफ्लावर कल्टीवेशन पर चले जाएंगे तो इसमें कर्नाटका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उससे रिलेटेड आपका एडजॉइनिंग इलाके महाराष्ट्र के देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं फाइबर क्रॉप पर। फाइबर क्रॉप्स में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सी जानी जाती है? तो फाइबर क्रॉप्स बेसिकली आपका हमारे प्रिपेयर करने में मदद करने में आती है, कपड़े बनाने में, बैग बनाने में, सेक्स बनाने में, ये सारी चीजें जो नंबर ऑफ आइटम्स बनाने में आपका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें दो हम पढ़ते हैं, जो कि एक है कॉटन और एक है जूट। तो कॉटन और जूट हम दोनों पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान सुनिएगा। कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन द खरीफ सीजन। क्रॉप कब उगाई जाती है? ये कॉटन खरीफ सीजन में। और ये कहां पर देखने को मिलती है? सेमी एरिड एरियाज में आपका देखने को मिलेगी। इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल इंडियन कॉटन एज वेल एज लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन। ये दो तरीके की होती है सर, है ना? देखिएगा, बहुत दिमाग से सुनिएगा आपका इस बात को। अगर तुम कॉटन को देखोगे तो पहली है जो कि शॉर्ट स्टेपल क्रॉप है, इंडियन क्रॉप भी बोलते हैं इसको, इंडियन कॉटन भी बोला जाता है। एक है लॉन्ग स्टेपल जिसको हम अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानते हैं, इसको नरमा भी बोला जाता है, नरमा। ठीक है, नरमा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, जैसे अगर तुम जाओगे पंजाब वगैरह वाले इलाकों में तो वहां पर आपके यही नाम लेते हैं। कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। जब वो ब्लूम हो रहा होता है, फ्लावरिंग हो रही होती है, तो उसको बिल्कुल एकदम साफ सा स्काई चाहिए। इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास भी आपका कॉटन है भाई, क्योंकि जो जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर जो ऐसा इलाका था जो कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आता था, वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। एंड अकाउंट्स अबाउट 8.3% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन ऑक्यूपाइड अबाउट 5% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देयर आर 3 कॉटन ग्रोन एरियाज। एक तो सबसे पहले पंजाब में देखोगे, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहां पर वेस्ट एंड प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड साउथ में भी देखने को मिल जाएंगे। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। अब बच्चे पूछेंगे कि सर इनकी ट्रिक बता दो। यार मुझे एक बात बताओ, हर स्टेट में हर आपका क्रॉप के अंदर ज्यादातर क्या हो रहा है? ज्यादातर आपका भाई साहब ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र वगैरह कॉमन होता जा रहा है, मध्य प्रदेश कॉमन हो रहा है। तो तुम ज्यादातर एक चीज अपने दिमाग में रखना कि जितनी भी गर्म क्रॉप्स हैं, वो गर्म क्रॉप्स आपका ऐसी जगह उगाई जा रही है जहां पर या तो सूखापन है या फिर ड्राई इलाका, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया। और जिन क्रॉप पे जहां पर आपका पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे राइस हो गया, ये वीट वगैरह, तो ये बिल्कुल वहां मिलेंगी जो कि गंगा के मैदानी वगैरह क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल जाती हैं। ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। सो अब जूट की तरफ आते हैं। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, बैग, सेक्स और ये डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह में हम बनाते हैं। ये देखो जूट के कई सारे ऐसे बैग आपका बनाकर रखते हैं। एक और बात, जूट कैसी क्रॉप है? जूट को फाइबर क्रॉप तो कहते ही कहते हैं, पर उसके अलावा कैश क्रॉप भी कहते हैं इसको, है ना? कैश क्रॉप होती है। कहां कहां पर उगाई जाती है? बंगाल के अंदर उगाई जाएगी, एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री,
है ना, उससे रिलेटेड जितने भी ईस्टर्न पार्ट आपका जुड़े हुए हैं वहां पर भी देखने को मिलेगी। एंड वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। टोटल कंट्री का 3/4 कहां से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आ रहा है। बिहार एंड असम आर द अदर जूट ग्रोइंग एरियाज इन द कंट्री। अब आते हैं शुगर केन की तरफ। शुगर केन गन्ना हो गया। अब शुगर केन कैसी क्रॉप है? शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज अंडर रेनफेड कंडीशन। इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अब शुगर केन को एक तो क्या चाहिए होती है? पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और जैसे ही उसने कल्टीवेशन लिखा, सबसे ज्यादा बाउल ऑफ शुगर केन के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जाना जाता है हमारे उत्तर प्रदेश को। और उसमें भी जो वेस्टर्न यूपी वाला इलाका है वो ज्यादा फेमस है आपका किसके लिए? शुगर केन के लिए। शुगर केन ग्रोइंग एरिया एक तो वेस्टर्न इंडिया में, उसके बाद स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसे जैसे नीचे आओगे तो गन्ने का कलर चेंज होता जाता है। ऊपर जैसे आपको ग्रीन गन्ना मिलता है इधर वेस्टर्न यूपी वगैरह वाले साइड में, नीचे आओगे आपका महाराष्ट्र वगैरह वाले इलाके में तो गन्ने का कलर जो होता है वो काला होने लग जाता है, वो सॉइल के रीजन की वजह से हो जाता है। इन सदर्न इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन इरिगेटेड ट्रैक्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया was second largest producer of sugarcane after Brazil in 2008 and 9। तो सबसे नंबर 1 पर कौन था? ब्राजील। दूसरे नंबर पर कौन था? भारत। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। अब आते हैं चाय की तरफ। चाय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पर उससे पहले मुझे एक बार यह बता दो तुम कि क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है? क्या तुम्हें इतनी बात आपका समझ में आ गई है? तो अब चाय की तरफ जब हम चल रहे हैं तो चाय क्या है? चाय से मुझे पंचायत वाली सीरीज याद आ रही है। ए बुटकुन, 2 कप चाय, 2 कप चाय आप लगाइए, और 2 कप चाय के साथ आपका जो है विनोद भाई, और विनोद भाई के साथ आपका कौन? भूषण भाई। बनराकस कम बैक हो चुका है बनराकस का, समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो अब चाय की तरफ चलते हैं। अब देखो, चाय जब तुम जा रहे हो तो चाय को ऐसा समझो कि चाय कैसी क्रॉप है? चाय प्लांटेशन क्रॉप है। चाय कैसी क्रॉप है? चाय इज अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन मतलब इसके प्लांट लगते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाकर आपका इसको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। अच्छा, एक और चीज, एक मजेदार बात तुम्हें बताता हूं कि चाय जो है ना वो इंडिजिनस क्रॉप है। इंडिजिनस का क्या मतलब होता है सर? इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी आपका क्रॉप है। और अगर तुम देखोगे ऑफ हिल्स इन द नदर्न चाइना, ये कहां की आपका जो है बात कर रहे हैं अपन? नदर्न चाइना की। इट इज ग्रोन ओवर अनएडल्टिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरिया एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये मतलब आपका इंडिजिनस नहीं है। ये बात कहां की हो रही थी? ये तो बात हो रही थी चाइना की। तो फिर भारत में क्या किया गया? 1840s में ब्रह्मपुत्रा वैली में। अब ब्रह्मपुत्रा वैली तुम आओगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कैसे आती है? इस तरीके से, ये अरुणाचल को टच करते हुए, और फिर कहां से आती है? तो ये आती है असम पे। अब जब ये असम पे आ गई, विच स्टिल इज अ मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री। तो आज भी अगर तुम जाओगे तो असम वाले इलाकों में क्या होता है? असम वाले इलाकों में आज भी टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, और आज भी बढ़िया से लोग आपका वहां पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में लोगों को ऐसा लगा, अंग्रेजों आपका जब आए, अंग्रेजों का यार सिर्फ असम तक क्यों रखें इसको? कुछ ऐसा इलाका जैसा असम में है, ये दार्जिलिंग में भी तो है, ये दार्जिलिंग में भी तो है। तो अब जब दार्जिलिंग में है, अच्छा दार्जिलिंग में भी है, बात तो सही है, दार्जिलिंग में भी है। तो अब दार्जिलिंग में है तो दार्जिलिंग में क्या हुआ? दार्जिलिंग में होने के बाद वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपका कर दिया, दार्जिलिंग में कर दिया, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है ये देखने को मिल जाती है। हाथ में ना घड़ी आपका जो है बिल्कुल एकदम ऐसी कस गई है कि उसको उतार देना सही रहता है आपका, है ना। अब क्या होता है? टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स। अब ये कार्डमम जो है ना, अच्छा नीलगिरी जाओगे तो नीलगिरी आपका एक ऐसा इलाका है, नीलगिरी एक ऐसा इलाका है, पता नहीं तुमको आपका 11th क्लास में किसी ने बताया कि नहीं बताया। नीलगिरी एक ऐसा इलाका है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों दिखाई देते हैं, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो लोअर स्लोप्स में जब जाओगे यहाँ पर नीलगिरी में, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देती है? टी। और उसके अलावा एक यहीं पर तमिलनाडु वाली साइड आपका वेस्टर्न घाट, सॉरी ये साउथ इंडिया में ही तुम्हें क्या दिखाई देंगी? एक कार्डमम हिल्स आपको दिखाई देंगी। तो कार्डमम क्यों? कार्डमम का बेसिकली हिंदी मीनिंग जो होता है उसको अपन इलायची कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायची कहते हैं, ठीक है। इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 28% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और असम में अगर तुम बात करोगे तो असम अकेले में 53% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया
एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल टी क्रॉप प्रोडक्शन इन दी कंट्री। अगर लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर तो वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु ये भी आपका क्या है, ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। किसके बाद? तो ये सर आपका असम के बाद 2 लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं कॉफी की तरफ। अब कॉफी क्या है? कॉफी भी एक अलग से आपका क्रॉप आ जाती है, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। अच्छा देखो, टी हो और कॉफी हो, दोनों कैसी क्रॉप है? दोनों प्लांटेशन क्रॉप है। अब देखो कॉफी देखते ही आपका मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, मुझे तो कॉफी आपका सुबह शाम शाम दिन रात सब जगह कॉफी कॉफी चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, रोस्टेड आपका जो है कॉफी लेते हैं, ग्राउंड एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेज। ठीक है, देयर आर 3 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो आपका कॉफी होती है, बेस्ट, उसको बोलते हैं हम अरेबिका। अच्छा रोबूस्टा भी, ये मेरी फेवरेट है रोबूस्टा, है ना। इस कैटेगरी की आपका बहुत सारी आती हैं अलग अलग से। अच्छा कॉफी जो है वो माइंड के हिसाब से आपका चेंज होती है। अगर तुम्हारा दिमाग सैड है तो तुम अलग तरीके की कॉफी बनती है, अगर तुम्हारे पास आपका हैप्पी मूड है तो अलग तरीके की कॉफी है, फिर तुम कुछ और ही सोच रहे हो आपका तो अलग तरीके की कॉफी है ना। तो ये 3 तरीके की कॉफी होती है, एक होती है अरेबिका, रोबूस्टा एंड लिब्रिका। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एमसीक्यू ऐसा करके पूछ लेगा कि अरेबिका, रोबूस्टा और लिब्रिका ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है आपका किस चीज का? ये है भाई आपका कॉफी का पार्ट। इंडिया मोस्टली ग्रोज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफी, जिसको हम अरेबिका कहते हैं। ये यहाँ भारत में बिल्कुल मिलती नहीं है, जबकि बहुत कम है आपका, और इसकी ग्रेट डिमांड है भारत में आपका जो है। अब तो बहुत पहले नहीं मिलती थी, अब तो बहुत अच्छे लेवल पर आपका जो देखते हो तो हम ज्यादातर आपका यही उगाते हैं अब तो अरेबिका वाली। और क्यों उसका रीजन है कि क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में आपका डिमांड बहुत ज्यादा है। कॉफी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट, इसके अलावा कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये वाले रीजन जो है ये कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। अब बहुत दिमाग से सुनिएगा, अब ये स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? हमारा इमीडिएट गोल थे कुछ, हमारे कुछ इमीडिएट गोल थे। क्या गोल थे? इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू द फूड क्रॉप। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, जैसे हमारी पास जो लैंड है, तो अब जैसे भारत जब आजाद हुआ तो मोस्टली जितना भी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड था, क्योंकि वो ऐसा था जो फर्टाइल लैंड था, वो ज्यादातर कहां चला गया? वो ज्यादातर पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब हमारे पास आपका दिक्कत ये हुई कि हमारे पास जो कैश क्रॉप हुआ करती थी, हमारे पास हम ये डिफाइन करते थे कि कैश क्रॉप करेंगे, पर भाई साहब जो लोग हैं, लोगों के पास तो खाने पीने कोई नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आपका खाने को इकट्ठा करना है। तो हम कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं? कैश क्रॉप से फूड क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, हमें क्रॉप को बढ़ाना होगा। जो हमारा क्रॉपिंग है, अगर तुम साल में 1 बार करते हो तो अब तुम्हें इसे 2 बार कर देना चाहिए। ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिएबल एंड फेलो लैंड अंडर द प्लॉ। अब जो ऐसी जमीन बची हुई है जो कि आपका किसके अंदर नहीं आ रही है, जो कि जमीन प्लॉ के अंदर नहीं आ रही है, हल के अंदर नहीं आ रही है, जो जोतने में काम नहीं आ रही है, उसको अब किसके अंदर लेकर आना है? जोतने के अंदर आपका लेकर आना है। ओवरकम दिस प्रॉब्लम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज एडेड। अब ये 2 भारत सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, एक को हम कहते हैं IADP, यह है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और दूसरा आप देखेंगे तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, जिसको हम IAAP भी कहते हैं। ये 2 प्रोग्राम भारत सरकार ने आपका लॉन्च किए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। ठीक है सर। अच्छा इसके बाद एक और भी काम हुआ कि भारत सरकार साथ साथ में जब ये प्रोग्राम लॉन्च कर रही थी, तो मैंने तुम्हें बताया कि भारत सरकार ने उस साल उसी मतलब धीरे धीरे कर बहुत सारे आपका जो है रेवोल्यूशन चलाए, जिसमें से एक क्या था? जिसमें से एक ग्रीन रेवोल्यूशन था। ठीक है। अच्छा इससे एक और पहले अगर तुम फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखोगे, जो तुम्हारा पहला पंचवर्षीय योजना था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 के करीब आया था, और इसका पूरा फोकस जो भारत सरकार ने रखा था वो किसके ऊपर रखा था? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये भी भारत सरकार आपका एक काम कर रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को काम क्या बताया गया कि हमें एग्रीकल्चर को चेंज करना है इंडिया के अंदर, एंड चेंज टू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ मॉडर्न मेथड। अब हमारे पास ना तो बहुत बड़े टूल्स थे, ना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो अगर ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब धीरे से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि हम बाहर से सीख रहे थे। और जब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो सचेस अब हमने क्या करना शुरू किया? एक तो सबसे पहले HYV सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ये आनी शुरू हुई। उसके बाद ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, ये सारी चीजों को हमने आपका यहां पर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद डेवलपमेंट किया गया एग्रो इनपुट और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, जो क्या करेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और जिससे एग्रीकल्चर में आपका सपोर्ट मिलेगा।
स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हम गए थे अमेरिका के पास कि भाई हमें पैसा पूसा दे दो, हम देश में हमारे आपका बड़ी समस्या है, हम खाना को आपका जो है सही करना चाहते हैं, अपना फूड प्रोडक्शन। तो अमेरिका ने मना कर दिया था उस टाइम पे। हमने क्या किया, तुम बेटा आपका देखते जाओ, हमने ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन लॉन्च किए, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह। तो अब क्या हुआ, अब एक साथ आपका हमने क्या कर दिया, उसको सक्षम बना दिया। स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पेड डिविडेंड इंस्टेंटली एंड इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट। ये धीरे धीरे कर बहुत अच्छा हो गया प्रोडक्शन। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो प्लानिंग कमीशन भी है। प्लानिंग कमीशन ने आपका क्या किया, प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन सबसे पहली बार कब लेकर आया था। अच्छा, ये जो नीति आयोग है ना आपका, ये जो आपका नीति आयोग है जिसके हेड आपका कौन होते हैं, नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे, तो नीति आयोग को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, बाद में आपका जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने उसको चेंज कर आपका नीति आयोग बना दिया। तो प्लानिंग कमीशन का पहले क्या काम था, उन्होंने पूरा फोकस कर रखा था, अपनी अटेंशन दे रखी थी ऐसे इलाकों पर जो कि रेनफेड इलाके हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और 1980s तक आपका इन्हीं सिस्टम पर आपका फोकस करके बैठे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग आपका करी उन्होंने 1988 तक, और उससे क्या किया उन्होंने, रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करा, कि जिससे क्या हो सके, रीजन बाय रीजन हम फोकस कर सके। मान लो ऐसा इलाका कोई जहां पर अब मैं जाऊं तो महाराष्ट्र के एक इलाके में, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट वगैरह वाली साइड, अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है तो मैं उसको अच्छा कर सकूं, है ना। अगर कोई रीजन में आपका बहुत ज्यादा खेती अच्छी हो रही है तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, सॉइल में ऐसा क्या है, उसको आपका देख सकें। उसके बाद इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हार्नेसिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग। अब देखो एग्रीकल्चर तो हम बूस्ट कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके एलाइड सेक्टर भी बूस्ट करने हैं। एग्जांपल के तौर पर पहला डेयरी फार्मिंग, उसके बाद आपका पोल्ट्री फार्मिंग। पहले तुमने देखा होगा बहुत सारे फार्म हाउस हुआ करते थे, पोल्ट्री फार्म्स। पहले वो पोल्ट्री फार्म्स आपका क्या हुआ करते थे, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स बनाते थे, और उन पोल्ट्री फार्म्स पर आपका क्या हुआ करता था, मुर्गे आपका रखे जाते थे, मुर्गियां रखे जाते थे, अंडे करवाते थे, ब्रीडिंग करवाते थे। अब वो समय के साथ क्या हो गए, खत्म हो गए। हॉर्टिकल्चर भी आपको करवाया जाता था। उसके अलावा लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड एक्वाकल्चर, ये भी सारी चीजों को आपका बढ़ावा दिया जा रहा है। मेन रीजन विच लीड टू इंटर रीजनल एंड इंटरपर्सनल डिस्पैरिटी ऑफ रूरल एरिया आर लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो गांव में तुम जाओगे तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी परेशानी है, कि हमारे पास गांव में बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। शहरों में तो फिर भी आपका अपॉर्चुनिटीज है, तो इसलिए लोग आपका बहुत ज्यादा उसमें इंगेज नहीं हो सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कोई बुरा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सेक्टर है, माँ है हमारी धरती, उससे हमें खाने को मिलता है। पर क्योंकि गांव में आपका उस लेवल की मतलब चीज़ें नहीं है, लोग आपका जो उससे इतने ज़्यादा फैसिनेट नहीं होते। लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो आपका एक काम ही है, इससे आपका इतना ना रोजगार है ना पैसा है, तो इसलिए एक वो भी आपका समस्या है। एंड विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज एंड प्राइस सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेड इन अवेलेबल ऑफ रूरल क्रेडिट। अब पहले क्या हुआ था, पहले भारत सरकार आपका जो है इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, सब्सिडीज भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी आती है, ऐसी बहुत सारी आपका सम्मान निधि योजना चलती है। अब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, तो अब हमने क्या किया, अगर तुम देखोगे तो हमारे पास आपका जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ये धीरे धीरे कर आपका क्या होता गया, इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, और लास्ट 50 सालों में हमने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया है। प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट, ये हमारे क्या हो गए हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, इनको बहुत इंप्रेसिव रेट से बढ़ा रहे हैं। इंप्रेसिव रेट मतलब ऐसा बता दूं मैं तुम्हें कि आज अगर तुम्हारे पास अगले 1 साल के लिए, मतलब चलो 1 साल तो छोड़ो तुम, जब कोविड के टाइम पर वेस्टर्न देशों में मतलब आपका यूरोप वगैरह वाली कंट्रीज में खाने को चावल नहीं थे, राशन नहीं थे, तो हमने उन्हें भिजवाया, और उसके साथ साथ हमारे देश में आपका उस टाइम पे एग्रीकल्चर चल भी रही थी। उसके अलावा हमारे देश में इतना अनाज है कि हमारे पूरे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद, इतना स्टोरेज है भारत सरकार के पास कि अगर 7-8 महीने तक, 1 साल तक कभी कोई दिक्कत हो जाए तो आराम से आपका जो है तुम स्टोरेज कर सकते हो। ऐसा बताया जाता है, मुझे ऐसा मैंने जाकर ही देखा है टॉर्च से लेके कि आपका यहां पर इतने हैं ऐसा कर पर बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अमंग द अदर क्रॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ऑयल सीड एंड कॉटन, ये भी आपका बहुत अच्छी लेवल पर अप्रिशिएट किया जा सकता है, इनको इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। तो धीरे धीरे कर हमने ऐसी लैंड जो कि पहले आपका एग्रीकल्चर के अंदर थी नहीं, उनको अपने अंदर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आपका इंप्लीमेंट की, सच एज हाई यील्डिंग एंड वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड फार्म मशीनरी। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी
जब देखोगे तो हैज डिफ्यूज्ड वेरी फास्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री, कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स सिंस मिड 16। तो अब ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या हो रहे हैं, मान लो अगर आपका पहले के जमाने में, पहले मतलब 1960s में तुम देखते होगे, तो 1960s के टाइम पर अगर हम 1 kg आपका फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, तो आज 2025 में आते आते 15x आपका इस्तेमाल करने गए हैं। इसका मतलब हो गया कि अब हम खेती में आपका 15 kg आपका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज लगभग आपका जो है 15 गुना। ठीक है, ये एक समस्या भी है। ठीक है, इससे बहुत बड़ी दिक्कतें हैं आने वाले समय में। डिपेंडेंस ऑफ इरेक्टिव मॉनसून, अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं तुम्हें इंडियन एग्रीकल्चर की। ये लगभग 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल जाता है और बहुत रेगुलरली देखने को मिल जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला है इरेक्टिव मॉनसून। इरेक्टिव मॉनसून का क्या मतलब होता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना भारत में जो ज्यादातर फसलें हैं वो ज्यादातर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं और लगभग 33% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इरिगेशन का कवर करते हैं। द क्रॉप प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। ये एक दिक्कत है कि अगर रेनफॉल आपका अच्छी नहीं होती है तो ग्राउंड वाटर लेवल आपका धीरे धीरे करके डिप्लेशन में चला जाता है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करते हैं, रीस्टोर नहीं करते। और अगर साउथ वेस्ट मानसून कभी आपका हमारा साथ ना दे तो फिर आपका सप्लाई में दिक्कत आ जाती है। कई जगह किसान आपका आत्महत्या कर लेते हैं, कई जगह आपका फर्टिलिटी नहीं होती, फिर पंप से पानी आपका डालने का जो सक्षम है वो तो बढ़िया है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आपका पीछे रह जाते हैं। मॉनसून एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ केनाल वाटर। अब बहुत सारी केनाल बनाई है हमने, जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, इंदिरा गांधी केनाल। ठीक है, अब वो अगर मान लो जैसे बारिश अच्छी नहीं हो पाई तो पानी कहां से सपोर्ट होगा उसमें, है ना। एंड ऑन दी अदर हैंड रेनफॉल इन राजस्थान एंड अदर ड्रॉट प्रोन एरिया इज टू मीगियर एंड हाईली अनरिलायबल, मतलब उसको प्रोडक्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है और आज के जमाने में जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से। दूसरा क्या है, हमारी जो लैंड है हमने उसमें फर्टिलाइजर डालकर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर यूरिया वगैरह डालकर क्या कर दिया है, हमने उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर दी है। और प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अब पर हेक्टेयर लैंड आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है सब कंट्री में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्या होती जा रही है, वो ज्यादा होती जा रही है लैंड के ऊपर, पर उसका जो रेट है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो है बेसिकली बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है किसके, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के। Because of very high pressure on the land resource, the labor productivity in Indian agriculture is also very low. अब अगर मैं आपका यहाँ की दहाड़ी के हिसाब से बात कर लूँ, हिंदी में बात करते हैं बिल्कुल ही, तो दहाड़ी भी आपका कम है क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए लोग बहुत हैं, लैंड एरिया कम होता जा रहा है, तो लोग फिर आपका जो है उसी हिसाब से यूटिलाइज भी कर लेते हैं कि आओ 100 रुपये में दहाड़ी कर दो, है ना। एंड द वास्ट इनफ्रेड एरिया ऑफ द कंट्री पर्टिकुलरली ड्राई लैंड इन विच मोस्टली क्रॉस सीरियल्स पल्सेस ये सारे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी की जरूरत कम होती है तो इसको उगा लेते हैं। तीसरा क्या है, कंस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस का मतलब होता है कर्जा। अब जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर है तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज के ज़माने में तुम देखोगे तो एग्रीकल्चर करना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारा यूरिया, बहुत सारा फर्टिलाइजर, दुनिया भर के सीड्स, और वो भी HYB सीड्स। अब इतनी सारी चीज़ें आपका करना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गई है एग्रीकल्चर, है ना। और एग्रीकल्चर अगर एक्सपेंसिव हो गई है तो आम आदमी के लिए, मार्जिनल फार्मर के लिए, स्मॉल फार्मर के लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो एक तो सबसे पहले वो क्या करता है, इन चीज़ों को करने के लिए बेचारा आपका कहीं से लोन लेता है, किसी से कर्जा लेता है, और अगर किसी कारणवश उस साल आपका मॉनसून अच्छा नहीं रहा, या फिर आपका अगर फसल अच्छी नहीं हो पाई, या फिर उसकी पर हेक्टेयर एबिलिटी आपका पूरी नहीं हो पाई, तो अब क्या हो गया, अब उसके ऊपर कर्जा डबल हो गया। क्यों, एक तो खेती आपका नहीं हो पाई अच्छी, खाने तक को नहीं आ पाया, उसका कर्जा ले लिया। अब वो अगले सीजन में जब खेती करेगा तो फिर से उसे किसी ना कुछ पैसा पूसा लेना पड़ेगा। तो अब अगर खेती फिर से आपका उस लेवल की नहीं हो पाई तो वो एक ही बंदे का चुका पाएगा, एक बंदे का कर्जा हो गया। तो ऐसे कर कर आपका जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं हमारे ऊपर या हमारे फार्मर्स के ऊपर, बहुत सारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, वो एक समस्या है भारत सरकार के ऊपर। बीच में बहुत सारे आपका ऐसे लोन वेवर किए जाते थे, इलेक्शन जीतने के लिए ना क्या करते हैं, लोन वेवर करते हैं कि भैया लोन माफ कर दो, बहुत सारे आपका किसानों का माफ कर दो, ऐसा करके। अच्छी बात भी है, पर क्या हम उनके लोन वेविंग से उनको सक्षम बना रहे हैं या फिर उनको आपका डिपेंडेंट बना रहे हैं? डिपेंडेंट ज्यादा बना रहे हैं। लोन वेवर देकर आप उनसे ये कह रहे हैं कि अगली बार फिर से ले लेना तो फिर कर देंगे, तो ऐसे तो जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप उन्हें इस लेवल का सक्षम बनाइए कि वो अपनी जमीनों को अच्छी लेवल पर आपका प्रोड्यूस कर अगर कल को आपका सूखा पड़ जाए, ड्रॉट हो जाए, तब भी उनकी खेती को आपको कोई दिक्कत ना हो।
To tide over these difficult, most of the such farmer have restored enabling credit into various instruction money lenders। और गांव में बहुत सारे जमींदार वगैरह हैं जो ऐसे पैसा देकर काम दिक्कत देते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने एक और बड़ी दिक्कत आपका रखी है। आजादी के बाद से हमने कई बार आपका कोशिश की लैंड रिफॉर्म करने की, पर उस लेवल के लैंड रिफॉर्म आज तक नहीं हो पाए। इंडियन पीजेंट्री हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और हमारे देश में आपका पहले क्या किया, जो आ गए उन्होंने कब्जा कर लिया। तो देश के अंदर ना जमीनों का बहुत ही अनइक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, और आज भी इवन लोग कब्जा कर लेते हैं जमीनों के ऊपर, सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन लेती नहीं है। तो जब एक्शन ही नहीं है तो फिर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है। अमंग द 3 रेवेन्यू सिस्टम, अब ये हिस्ट्री में तुमने पढ़े होंगे, महलवाड़ी सिस्टम, महलों के ऊपर टैक्स लगाना, रेवतवारी, जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार टैक्स कलेक्ट किया करते थे डायरेक्टली, है ना। द लास्ट वन वॉज मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव फॉर द पीजेंट। तो ये जो इतने सारे आपका थे ना, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारे पीजेंट थे उनको बड़ी दिक्कत में डाल दिया। स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब एक समस्या यह भी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उससे बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनके पास जमीन बहुत कम मिली। अब उस कम जमीन से वो बेचारा क्या कर पाएगा, वो सिर्फ अपने खाने के लिए और अपनी फैमिली के खाने के लिए आपका जो है उगा सकता है। बाकी तो फिर मोर देन 60% ऑफ द ओनरशिप होल्डिंग हैव अ साइज स्मॉलर देन 1 हेक्टेयर। अब तुम सोचो कितनी बड़ी आपका है कि बहुत 60% से ज्यादा लोगों के पास आपका 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। एंड द एवरेज साइड ऑफ होल्डिंग इज श्रिंकिंग एंड अंडर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। अब लोग आपका आजकल क्या करते हैं, कोई गरीब किसान है तो उसकी जमीन पर आपका कब्जा कर लिया, घर बना लिया, थोड़े पैसे देकर उससे आपका कह दिया कि जाओ। तो ये बहुत है आपका यहाँ पर, है ना। उसके बाद लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं आपका क्रॉप, अब वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही हो पाती है, और सेल्फ कंजम्पशन के अलावा आपका अगर वो मार्केट में बेचने जाता है तो कभी ऐसा हो जाता है कि उसको उसका प्राइस नहीं मिल पाता, उससे जबरदस्ती आपका जो है उसकी खेती ले ली जाती है और वो भी कम प्राइस पर, है ना। मंडी में जाता है वो बेचारा बेचने। अब वो मार्जिनल फार्मर आपका फूड ग्रेन वगैरह कर रहा है, अपनी फैमिली कंजम्पशन में उगा पाता है, फिर कमर्शियलाइजेशन का टाइम कहाँ बेच पा रहा है वो। उसके बाद वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका जो एक तरीके से मैं ये कह दूं कि बहुत सारी आपका जनता एग्रीकल्चर तो कर रही है, बट उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो एक दिक्कत है। और इसमें भी ना, अब जैसे खेती है तो खेती आपका एक तरीके से सीजनल एम्प्लॉयमेंट वाला केस हो गया है कि जब एक सीजन आ रहा है तो उस टाइम पे आपका खेती हो गई, फिर उसके बाद जब तक आपका अगली खेती नहीं होगी तो फिर वो क्या है, खाली है इंसान। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, तो उनकी डिपेंडेंसी क्या हो रही है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा, डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिएबल लैंड। वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम ये मतलब ये है कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है इरिगेशन को डेवलप करने की, उसमें जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड करता जा रहा है समय के साथ, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। इसके अलावा लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, इसीलिए हमें आपका 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपनी जमीनों को छोड़ना पड़ रहा है ताकि वो अपनी दोबारा से फर्टिलिटी रिगेन कर सके, है ना। ड्यू टू एल्कलाइजेशन और सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल, ये सॉइल में आपका जो है हमने यूरिया डालकर एल्कलाइन कर उसको केमिकली आपका जो है इनपुट दे देकर और फिर क्या कर दिया, उसको बहुत परेशानी हो गई। अब उसमें केमिकल सच एज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका सॉइल प्रोफाइल को खत्म कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात। अब अभी जरा एक चीज देखना ध्यान से, है ना। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो एक बार ध्यान से आपका इस चीज को लिख लो। आ गई इतनी बात समझ में। चलो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ये को यहां तक तो अपना चैप्टर लगभग खत्म होता हुआ जा रहा है ना। पर कुछ चीजें थी जो यार मैंने लिखी थी, मुझे दिखाई भी दे रही होंगी कहीं ना कहीं, मैं कहां देखूं, ये देखो। अब सुनो, अब एक मिशन जो तुम्हारी किताब के अंदर 2-3 पॉइंटर्स हैं जो मैंने इसमें बाइंड अप करने की कोशिश की है। एक जो तुम्हारे पास आपका ये बचा होगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। एक ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या कहता है, ये कहता है कि हमें आने वाले समय में ऐसी एग्रीकल्चर करनी है, ऐसी एग्रीकल्चर करनी है कि भाई साहब आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एग्रीकल्चर की कुछ मात्रा बच जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है, ऐसा ना हो कि लैंड ही खत्म हो जाए, सस्टेनेबिलिटी आपका खत्म हो जाए। सस्टेनेबल समझते हो कि हम तो देख ही पा रहे हैं, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी देख पाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती थी, आराम से घर में कैसे खाद वगैरह डालकर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते थे। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली क्या बनाती है, सस्टेनेबल बनाती है। ये मिशन किसने चलाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया। जहां पर मैंने तुम्हें वो अभी पढ़ाए थे ना, IAAP वाले आपका मिशन पढ़ाए थे, ऐसे उनमें से एक मिशन आपका भारत सरकार ये भी चलाती है। और कुछ एक आपका ना तुम्हारी किताब में
एक बॉक्स के अंदर आपका जहां पर तुम्हारे पास एक पाई चार्ट दे रखा है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है ना, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन ये वाला, कि नेट सोन एरिया में आपका बड़ा है कि घटा है, फॉरेस्ट के अंदर आपका बड़ा है कि घटा है, तो ऐसी 5 कैटेगरी है, इसको प्लीज आपका जरूर देख लीजिएगा। और यहां से आपका क्वेश्चन है मतलब एक्सपेक्टेड, उसी के बराबर में कहीं पर एक ना बॉक्स होगा कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इंक्रीज एंड रेट ऑफ इंक्रीज आपका कैसे देखेंगे, और उसमें तुम्हें बता रखा होगा कि 1950-51 से और फिर आपका 2014-15 को कंपेयर किया होगा। तो उसमें एक फॉर्मूला होगा कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इंक्रीज या रेट ऑफ इंक्रीज आपको निकालने को पूछा जाए तो तुम कैसे निकालोगे, तो तुम्हें नेट सोन एरिया 2014-15 में से 1950-51 वाला माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 1950-51 वाले से और मल्टीप्लाई कर दो आपका उसको 100 से, तो तुम्हारा ये वाला डिफरेंस तुम्हें पता लग जाएगा। और एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ग्रॉस सोन एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100 करोगे तो इससे तुम्हारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी तुम्हें पता लग जाएगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। अब देखो, मैंने तुम्हें कई सारे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर में जरूर बताना। मैंने बहुत छोटे छोटे ऑप्शन दिए, एक तो प्रोडक्टिविटी वाला और एक आपका वो दिया था, तो वो तो मैंने क्लास में ही करा दिया, पर जो बाकी ऑप्शन अब बच रहे हैं ये सारे तुम आपका मुझे क्या करोगे, बताओगे। तो गाइज अब क्या करना है, अब तुम्हें आपका जो है ऐसी चीज को याद रखना कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक तुम्हें खुद को नहीं पा लेना है। एंड आई गेस कि इस लेक्चर ने तुम्हारी आपका एक और चैप्टर को खत्म कर कर एडिशनल पॉइंट दे दिया है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम बहुत तेजी से आपका आगे बढ़ते हो जा रहे हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस ईयर। दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ. You will be just tremendous, outstanding, and will be rocking in the world. Just believe in yourself, keep rocking. I'm there with you until you achieve all your dreams, and there with my finger, letting you go to your destiny. Take care guys, है ना। मिलूंगा मैं आपको फिर से। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो क्लास 12 का ह्यूमैनिटीज चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, लाइव अपडेट मिलती रहती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड मैं अभी के लिए क्या लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद।